कल्पना कीजिए कि आप सुबह नींद से उठते हैं, अपना पसंदीदा पेय बनाते हैं और एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हैं। आप जानते हैं कि आज आप वही करने वाले हैं जो आपको पसंद है। किसी बॉस की डांट नहीं, किसी टीम मीटिंग की चिंता नहीं और न ही किसी बेवजह के हसल कल्चर का दबाव। आप खुद के लिए काम करते हैं, अपने नियमों पर, अपनी शर्तों पर। यही है एक कंपनी ऑफ वन का असली सार, जहां स्वतंत्रता, उद्देश्य और सादगी का संगम होता है। पॉल जार्विस की यह किताब उस पारंपरिक सोच को चुनौती देती है जिसमें बिजनेस को सफल और प्रभावशाली बनने के लिए जरूरी समझा जाता है कि वह लगातार बड़े, अधिक कर्मचारी, अधिक ग्राहक और अधिक राजस्व के पीछे भागे। लेकिन क्या यह विस्तार ही सफलता की अंतिम परिभाषा है? क्या हमेशा बड़ा बनना ही बेहतर होता है? कंपनी ऑफ वन एक ऐसा नजरिया पेश करती है जो कहता है कि कभी कभी छोटा रहना ही सबसे चतुर विकल्प होता है। यह किताब सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक क्रांति है उन लोगों के लिए जो माइक्रोप्रेन्योर हैं, सोलो क्रिएटर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं या वे लोग जो एक शांत और संतुलित जीवन जीना चाहते हैं जहां उनका बिजनेस उनके जीवन को सपोर्ट करे, न कि हावी हो जाए। ये किताब उन सब के लिए है जो काम में उद्देश्य तलाशते हैं, जो मुनाफे की तुलना में संतुलन को अधिक महत्व देते हैं और जो इस तेज दौड़ती दुनिया में अपने नियमों से जीना चाहते हैं। पॉल जार्विस खुद एक कंपनी ऑफ वन है। उन्होंने वर्षों तक बड़े क्लाइंट्स के लिए काम किया है, लेकिन उन्होंने कभी अपने बिजनेस को उस स्तर पर नहीं पहुंचने दिया जहां वो अपनी आजादी खो बैठे। उनके लिए सफलता का मतलब है खुद के समय पर नियंत्रण, अपने काम पर अधिकार और अपने जीवन में संतुलन। उन्होंने पाया कि अगर आप अपने क्लाइंट्स की जरूरत को अच्छी तरह समझते हैं, अपने कौशल को लगातार सुधारते हैं और अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं, तो आपको बड़ी टीम, बड़ा ऑफिस या बड़ी फंडिंग की जरूरत नहीं होती। किताब के हर चैप्टर में हम इस विचार के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। क्यों बड़ा होना अब जरूरी नहीं है, कैसे छोटा होकर भी आप मुनाफा और संतुलन पा सकते हैं, कैसे एक सिंगल कस्टमर के लिए काम करके भी आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं और कैसे सच्चे स्केलेबिलिटी का मतलब है सिस्टम बनाना, नॉट सिर्फ स्टाफ बढ़ाना। इस सफर में हम जानेंगे कि सही माइंडसेट क्या होता है, कैसे अपने अंदर की सीखने की भावना को कभी मरने नहीं देना चाहिए, कैसे सच्ची रिलेशनशिप्स आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकती हैं और कैसे अपने ब्रांड की पर्सनैलिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। कंपनी ऑफ वन कोई मोटिवेशनल बुक नहीं, बल्कि एक गाइड है, एक रोड मैप है उन लोगों के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन अपने तरीके से। इसमें न केवल दर्शन है बल्कि व्यावहारिक रणनीतियां भी हैं जिन्हें आप तुरंत लागू कर सकते हैं। तो आइए एक नई सोच की ओर चलें, जहां सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समय, स्वतंत्रता और संतुलन होता है। जहां ग्रोथ का मतलब हमेशा एक्सपेंशन नहीं होता बल्कि डीप भी हो सकता है और जहां आप अपने लिए काम करते हैं, दूसरों के नहीं। यह है कंपनी ऑफ वन की दुनिया, जहां छोटा ही असल में बड़ा है। चैप्टर 1, प्रोलॉग। हर दिन हम बिजनेस की दुनिया में एक जैसी कहानियां सुनते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, लाखों की फंडिंग, ग्लोबल टीम्स और ऑफिसेज का विस्तार। लग सकता है कि सफलता का एक ही रास्ता है, तेजी से ग्रो करना, जितना हो सके उतना बड़ा बन जाना। लेकिन अगर कोई कहे कि असली सफलता उस रास्ते पर नहीं बल्कि एक बिल्कुल विपरीत दिशा में है, अगर कोई कहे कि बिजनेस का उद्देश्य बड़ा होना नहीं बल्कि बेहतर होना है, यही वो जगह है जहां पॉल जार्विस अपनी किताब कंपनी ऑफ वन की शुरुआत करते हैं। एक ऐसा विचार जो पूरी आधुनिक बिजनेस सोच को झकझोर देता है और हमें आमदनी, आजादी और आत्मसंतोष के एक नए मॉडल से परिचित कराता है। पॉल खुद इस परिकल्पना का जीता जागता उदाहरण है। वे एक वेब डिजाइनर, लेखक और ऑनलाइन शिक्षक हैं जिन्होंने एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने जानबूझकर खुद को सीमित रखा ताकि उनका काम उनके जीवन के साथ टकराए नहीं बल्कि सामंजस्य में चले। उन्होंने देखा कि जब ज्यादातर लोग ग्रोथ के पीछे भागते हैं, वो दरअसल उस आजादी को खो बैठते हैं जिसकी तलाश में उन्होंने काम शुरू किया था। और यहीं से पैदा होता है कंपनी ऑफ वन का विचार। एक ऐसी कंपनी जो जानबूझकर छोटी रहे ताकि वो फुर्तीली, स्थिर और अपने संस्थापक की मूलभूत जरूरतों और मूल्यों के अनुरूप रह सके। प्रोलॉग की शुरुआत में पॉल हमें उस सवाल तक ले जाते हैं जो उनके मन में तब आया जब उन्होंने अपने बिजनेस को न बढ़ाने का फैसला लिया। जब वे अपने काम से संतुष्ट थे, अच्छे पैसे कमा रहे थे, अपने ग्राहकों को पूरा मूल्य दे रहे थे, तब उन्होंने खुद से पूछा, मुझे और बड़ा क्यों होना चाहिए? उस एक सवाल ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जो ज्यादातर उद्यमियों के लिए अपरिचित है और शायद डरावना भी।
क्योंकि आज के दौर में जहां हर कोई 10x ग्रोथ और स्केल फास्ट और डाई की बात करता है, वहां स्टे स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग कहना एक क्रांति जैसा है। और बताते हैं कि एक समय था जब उन्होंने भी सोचा था कि उन्हें एक एजेंसी शुरू करनी चाहिए, एम्प्लॉयज रखने चाहिए, क्लाइंट्स की संख्या बढ़ानी चाहिए। लेकिन जैसे ही वे उस दिशा में बढ़े, उन्होंने पाया कि वे हर उस चीज से दूर हो रहे हैं जिसने उन्हें शुरुआत में प्रेरित किया था। उन्हें कम क्रिएटिव स्वतंत्रता मिलने लगी, उनका समय मीटिंग्स और मैनेजमेंट में जाने लगा, और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी खुशी कम होने लगी। उस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि ग्रोथ जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो, हर प्रकार की ग्रोथ सकारात्मक नहीं होती। प्रोलॉग में पॉल ये स्पष्ट करते हैं कि कंपनी ऑफ वन कोई ब्रांड नाम नहीं, कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं, और न ही सिर्फ सोलोप्रेन्योर के लिए सीमित अवधारणा है, बल्कि यह एक माइंडसेट है, एक सोच जो कहती है कि आप किस लिए काम करते हैं और क्या चाहते हैं। क्या आप ज्यादा से ज्यादा स्टाफ, ऑफिस और क्लाइंट्स चाहते हैं, या आप कम लेकिन बेहतर चीजें चाहते हैं, जैसे फोकस, समय, संतुलन और उद्देश्य। यहाँ पॉल एक बेहद जरूरी प्रश्न उठाते हैं, हम बड़े क्यों बनते हैं? क्या ये हमारे अंदर की असुरक्षा है? क्या हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? क्या हमें लगता है कि बड़ा दिखना ही विश्वसनीयता है? इन सवालों से गुजरते हुए वे बताते हैं कि ज्यादातर लोग कभी ठहर कर सोचते ही नहीं कि उन्हें असल में क्या चाहिए। वे बस ग्रोथ इज गुड के सिद्धांत को आंख मूंद कर मान लेते हैं, बिना यह समझे कि कभी कभी ग्रोथ उनकी प्राथमिकताओं को ही खा जाती है। इस अध्याय में पॉल कई उदाहरणों का जिक्र करते हैं जहां कंपनियों ने अनावश्यक रूप से विस्तार किया और अंततः अपनी गुणवत्ता, स्थिरता और संस्थापक की स्वतंत्रता खो दी। दूसरी ओर वे ऐसे लोगों के उदाहरण भी देते हैं जिन्होंने जानबूझकर सीमित आकार में रहकर शानदार व्यवसाय बनाए। वे लोग जिन्होंने अपनी सीमाओं को अपनी ताकत बना लिया, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समझा कि उनका समय सीमित है और उसे बेवजह की मुनाफाखोरी की दौड़ में नहीं गंवाना चाहिए। पॉल यह भी बताते हैं कि कंपनी ऑफ वन का मतलब आलस नहीं है। यह ऐसा नहीं कि आप कम काम करें और ज्यादा पैसे कमाएं, बल्कि ये सोच इस बात पर जोर देती है कि आप स्मार्ट तरीके से काम करें, अपने स्किल्स, संसाधनों और समय का ऐसा इस्तेमाल करें जिससे अधिकतम मूल्य उत्पन्न हो। इसका मतलब है अपने क्लाइंट्स को गहराई से समझना, विश्वसनीयता बनाना, अपने काम में लगन रखना और एक ऐसी संरचना बनाना जो लीन और एफिशिएंट हो। प्रोलॉग के अंत में पॉल कहते हैं कि ये किताब उन लोगों के लिए है जो नए तरीकों से सोचने के लिए तैयार हैं, जो बड़ा और तेज से हटकर स्मॉल और स्मूथ की तरफ देखना चाहते हैं। ये उन फ्रीलांसर्स, कोचेस, ऑनलाइन क्रिएटर्स, डिजाइनर्स और माइक्रो बिजनेस चलाने वालों के लिए है जो ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हैं जो उनकी जिंदगी को सपोर्ट करे, नॉट सबोटाज करे। ये किताब केवल रणनीतियों की सूची नहीं देती, बल्कि एक मानसिक दृष्टिकोण विकसित करती है, एक नजरिया जो आपको अपने काम की जिम्मेदारी लेने, अपने मूल्यों के अनुसार काम करने और एक ऐसा बिजनेस बनाने की प्रेरणा देती है जो आपके जीवन के अनुकूल हो, न कि विपरीत। यह किताब एक परमिशन है, आपको ये इजाजत देने के लिए कि आप अपने लिए सोच सकते हैं, अपने लिए निर्णय ले सकते हैं और अपने लिए एक ऐसा रास्ता बना सकते हैं जो किसी भी नियम, कानून या कॉर्पोरेट ढांचे से मेल नहीं खाता। पॉल का संदेश सीधा है, अगर आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको आजादी, सादगी और उद्देश्य दे सकता है, तो क्यों आप उसे अनावश्यक रूप से बड़ा और बोझिल बनाएं? अगर आप अपने क्लाइंट्स की जरूरतों को पूरी तरह समझ सकते हैं, उन्हें असली मूल्य दे सकते हैं और साथ ही अपने लिए संतुलन और आनंद रख सकते हैं, तो फिर बड़ी टीम, बड़ा ऑफिस और बड़ा बिलिंग सिस्टम किस लिए? प्रोलॉग एक झटका देता है, एक जेंटल रिमाइंडर कि आप कैसे जीना चाहते हैं और आपके काम का असली मकसद क्या है। यह हमें शुरू में ही एहसास करा देता है कि कंपनी ऑफ वन कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक स्पष्ट चेतना है जो आपको चुनने का अधिकार देती है। क्या आप उस बिजनेस मॉडल को अपनाना चाहेंगे जो समाज ने आपके लिए बनाया है, या वो जो आपने खुद के लिए चुना है? पॉल अंत में हमें एक रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जो बड़ा नहीं बल्कि गहरा है, जहां हर निर्णय आपके मूल्यों से मेल खाता है, हर ग्राहक आपके आदर्श ग्राहक की तरह होता है और हर दिन उस दिशा में जाता है जहां आप अपने जीवन को वास्तव में ले जाना चाहते हैं। चैप्टर 2, डिफाइनिंग ए कंपनी ऑफ वन। जब कोई कंपनी शब्द सुनता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक ऊंची इमारत, ढेर सारे कर्मचारी, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम और असीमित मीटिंग्स। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक कंपनी सिर्फ एक व्यक्ति से भी बन सकती है, बिल्कुल अकेले, बिना ऑफिस, बिना टीम, सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के साथ,
तो शायद यह सुनने में साधारण लगे, पर यही वह असाधारण सोच है जो कंपनी ऑफ वन को परिभाषित करती है। इस अध्याय में पॉल जार्विस हमें बताने लगते हैं कि एक कंपनी ऑफ वन वास्तव में होती क्या है, वह किन मूल्यों पर आधारित है और यह पारंपरिक बिजनेस मॉडल से इतनी अलग क्यों है। कंपनी ऑफ वन का मुख्य विचार यह है कि ग्रोथ को अंतिम लक्ष्य न मानकर स्थिरता और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाए। यह विचार कहता है कि हमें तब तक ही बढ़ना चाहिए जब तक वह वृद्धि हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाए, न कि बिगाड़े। अधिक पैसा, अधिक क्लाइंट्स, अधिक संसाधन, इनका पीछा करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि क्यों हमें बढ़ना है और क्या वाकई उस ग्रोथ की हमें जरूरत है भी या नहीं। पॉल के अनुसार बहुत से व्यवसायी यह मानते हैं कि ग्रोथ अपने आप में एक सफलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनियंत्रित ग्रोथ अक्सर तनाव, अस्थिरता और अधूरी संतुष्टि की ओर ले जाती है। इस अध्याय में पॉल समझाते हैं कि कंपनी ऑफ वन एक माइंडसेट है, न कि सिर्फ एक संरचना। आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हुए भी कंपनी ऑफ वन की सोच अपना सकते हैं यदि आप अपने कार्यों, समय और निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। इसी तरह आप एक सोलो फ्रीलांसर होकर भी कंपनी ऑफ वन की सोच से दूर हो सकते हैं। अगर आप बिना सोचे बस भीड़ के पीछे दौड़ते हैं, इसका मतलब है कि यह विचारधारा हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच में अपने कार्य, उद्देश्य और जीवन पर नियंत्रण चाहता है। कंपनी ऑफ वन की परिभाषा के मूल में यह बात है कि व्यवसाय का उद्देश्य आपके जीवन को बेहतर बनाना है, न कि उसे जटिल और बोझिल बनाना। आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो लीन हो, यानी संसाधन केंद्रित, अधिकतम प्रभाव वाला और न्यूनतम खर्च वाला। आप ऐसे टूल्स, प्रक्रियाओं और सेवाओं का चुनाव करते हैं जो आपके स्केल को संभाल सकें लेकिन आपकी स्वतंत्रता को बाधित न करें। आप सोचते हैं क्या मुझे वाकई एक और क्लाइंट चाहिए, या क्या मैं मौजूदा क्लाइंट्स के साथ और गहराई से काम कर सकता हूं? क्या मुझे एक असिस्टेंट हायर करना चाहिए, या क्या मैं अपनी प्रक्रियाओं को अधिक स्मार्ट बना सकता हूं? पॉल एक उदाहरण साझा करते हैं, एक लेखक और ऑनलाइन शिक्षक का, जो हर साल कुछ ही कोर्सेज बेचता है, लेकिन वह ऐसा सिस्टम बना चुका है जो उसकी सीमित जरूरतों और समय के अनुसार ही कार्य करता है। वह व्यक्ति न तो रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, न ही वो अपनी टीम को 100 लोगों तक पहुंचाना चाहता है। वह बस इतना चाहता है कि वह अपने परिवार के साथ समय बिता सके, अपने रचनात्मक कार्यों में लगे रहे और एक स्थायी, शांतिपूर्ण जीवन जिए। और यही कंपनी ऑफ वन का सार है। काम का वह तरीका जो आपके जीवन को सपोर्ट करे, उसे कब्जे में न ले। इस अध्याय में पॉल उन व्यापारियों की आलोचना करते हैं जो आंख मूंद कर स्केलिंग के पीछे भागते हैं। वे बताते हैं कि ज्यादातर नए स्टार्टअप्स असफल इसीलिए होते हैं क्योंकि वे फाउंडेशन को मजबूत करने से पहले ही विस्तार करने लगते हैं। वे संसाधनों, कर्मचारियों और मार्केटिंग में इतना निवेश कर देते हैं कि जब वो ग्रोथ नहीं आ पाती तो उनके पास बैकअप नहीं बचता। वहीं कंपनी ऑफ वन मॉडल यह कहता है कि पहले गहराई में जाओ, अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाओ कि वह खुद ग्राहकों को आकर्षित करे और फिर धीरे धीरे जरूरत के अनुसार विस्तार करो। पॉल ये भी बताते हैं कि कंपनी ऑफ वन का मतलब हर चीज खुद करना नहीं है। यह माइक्रो मैनेजमेंट या कंट्रोल फ्रीक बनने की सोच नहीं है, बल्कि यह उस संतुलन को खोजने का प्रयास है जहां आप तय करते हैं कि कौन सा काम आप खुद करेंगे, कौन सा आउटसोर्स करेंगे और किन टूल्स की मदद से आप चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं ताकि आपका समय बचे। कंपनी ऑफ वन का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, अपनी आजादी और नियंत्रण को बनाए रखना। वे बताते हैं कि इस सोच को अपनाने के लिए एक व्यक्ति को स्वयं के साथ ईमानदार होना पड़ता है। आपको ये तय करना पड़ता है कि आपके लिए सफलता का मतलब क्या है। क्या वह बड़ी टीम है, एक चमकदार ऑफिस, बड़ी इनकम, या वह समय है जिसे आप अपने प्रियजनों के साथ बिता सकें? वह रचनात्मक कार्य जो आपको सच्चा संतोष दे और वह मानसिक शांति जो एक स्थिर जीवन से आती है। कंपनी ऑफ वन का विचार कहता है कि सफलता का कोई सार्वभौमिक मापदंड नहीं है, हर व्यक्ति को उसे खुद परिभाषित करना होगा। पॉल इस अध्याय में उदाहरण देते हैं ऐसे संस्थापकों का जिन्होंने ग्रोथ को ठुकराया, फंडिंग को नकारा और अपने बिजनेस को जानबूझकर सीमित रखा। उन्होंने महसूस किया कि फंडिंग लेने का मतलब होता है जवाबदेही, दबाव और बाहरी नियंत्रण, जो एक कंपनी ऑफ वन के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है। ऐसे उद्यमियों ने विकल्प चुना, धीमे बढ़ना, खुद की सीमाओं में रहना, लेकिन एक ऐसी स्वतंत्रता और संतुलन बनाए रखना जिसे अरबों की फंडिंग भी नहीं खरीद सकती। यहाँ पॉल इनफ शब्द की ताकत पर जोर देते हैं, यह जानना कि कब पर्याप्त है। एक कंपनी ऑफ वन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपके लिए
काफी क्या है, तभी आप अनावश्यक चीजों से दूर रह सकते हैं, तभी आप नो कहने की ताकत पा सकते हैं, तभी आप अपने बिजनेस को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि वह न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी टिकाऊ हो। पॉल ये भी साफ करते हैं कि यह मॉडल सबके लिए नहीं है। कुछ लोग वास्तव में बड़ी कंपनियों और टीमों में फलते फूलते हैं। कुछ को नेतृत्व करना, प्रबंधित करना और विस्तार करना पसंद होता है, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस दौड़ में सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें भागना चाहिए, नॉट बिकॉज दे वॉन्ट टू। और कंपनी ऑफ वन का उद्देश्य ही ऐसे लोगों को यह याद दिलाना है कि उनके पास विकल्प है। अध्याय के अंत में पॉल बताते हैं कि कंपनी ऑफ वन की परिभाषा एक ही लाइन में समाई जा सकती है। यह एक ऐसा व्यवसायिक मॉडल है जिसमें संस्थापक का उद्देश्य ग्रोथ नहीं बल्कि गुणवत्ता, स्वतंत्रता और स्थिरता होता है। इसमें निर्णय इस आधार पर लिए जाते हैं कि वे संस्थापक के व्यक्तिगत मूल्यों और जीवन शैली से मेल खाते हैं या नहीं। यह बिजनेस का वह रूप है जहां मालिक बिजनेस को नियंत्रित करता है, न कि बिजनेस मालिक को। यह अध्याय हमें चुनौती देता है कि हम रुकें, सोचें और खुद से पूछें, क्या हम अपने बिजनेस के मालिक हैं या वह हमारे ऊपर हावी हो चुका है? क्या हम अपनी शर्तों पर जी रहे हैं या दूसरों के बताए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हमें वाकई बड़ा होना है या बस इतना बड़ा जितना जरूरी हो? शायद कंपनी ऑफ वन का असली मूल्य इसी सवाल में छिपा है। अगर आप सब कुछ खुद तय कर सकते हैं तो आप क्या चुनेंगे? चैप्टर 3, स्टेइंग स्मॉल एज एन एंड गोल। जब हम किसी बिजनेस की सफलता की कल्पना करते हैं तो अक्सर हमारा जहन एक बड़ी कंपनी की छवि खींचता है। हजारों कर्मचारी, ऊंची इमारतें, दुनिया भर में ऑफिस और अरबों की कमाई। हम यही मानते हैं कि सफलता का अर्थ है विस्तार, विकास और हर दिशा में फैलाव। लेकिन पॉल जार्विस इस सोच को उल्टा कर देते हैं। इस अध्याय में वे हमें एक नई परिभाषा से रूबरू कराते हैं। सफलता का मतलब हमेशा बड़ा बनना नहीं होता, कभी कभी छोटा रहना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यह एक विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन जब आप गहराई से सोचते हैं तो इसका तर्क बेहद ठोस और मानवीय नजर आता है। पॉल बताते हैं कि हमारे समाज में ग्रोथ का विचार गहराई से बैठा हुआ है। स्कूलों में हमें यही सिखाया जाता है, आगे बढ़ो, ऊपर जाओ, बड़ा बनो। बिजनेस स्कूलों में हर चीज की योजना ग्रोथ के आसपास घूमती है। मार्केट एक्सपेंशन, टीम बिल्डिंग, रेवेन्यू स्केलिंग, यहाँ तक कि स्टार्टअप कल्चर भी हाइपर ग्रोथ को आदर्श मानता है। लेकिन शायद ही कोई पूछता है, क्यों हमें हमेशा बढ़ते जाना है? क्या रुकना, ठहरना या जानबूझकर सीमित रहना असफलता है? इस अध्याय में पॉल इसी सोच को चुनौती देते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि स्टेइंग स्मॉल का मतलब यह नहीं है कि आप कंजूस हैं या आपको महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप जानबूझकर अपनी प्राथमिकताओं को समझते हुए अपने व्यवसाय को अपनी जीवन शैली के अनुसार आकार दे रहे हैं। आप सिर्फ इसलिए ग्रो नहीं करना चाहते क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं, बल्कि आप एक सोच समझकर लिया गया निर्णय कर रहे हैं ताकि आपका काम आपकी जिंदगी को सपोर्ट करे, ना कि उल्टा। पॉल कहते हैं कि छोटे रहकर आप ज्यादा फुर्तीले रहते हैं, निर्णय लेना तेज होता है, बदलाव के प्रति अनुकूलन आसान होता है और नियंत्रण आपके हाथ में रहता है। जहां एक बड़ी कंपनी को कोई भी बदलाव लागू करने में महीनों लग सकते हैं, एक कंपनी ऑफ वन उसी निर्णय को एक दिन में ले सकती है। इसका मतलब है कि आप बाजार की नब्ज को समझते हुए अपने अनुसार दिशा बदल सकते हैं, और यही प्रतिस्पर्धा में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। यहाँ वे एक बहुत दिलचस्प बात करते हैं। बड़ी कंपनियां अक्सर बड़ी बनी रहने के लिए संघर्ष करती हैं। जैसे जैसे उनकी लागत बढ़ती है, कर्मचारियों की तनख्वाह, ऑफिस किराया, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी व्यवस्थाएं, वैसे वैसे उन पर दबाव बढ़ता है कि वे निरंतर मुनाफा बनाए रखें, चाहे इसके लिए उन्हें अपने मूल्यों से समझौता क्यों न करना पड़े। दूसरी ओर एक छोटा बिजनेस अगर समझदारी से चलाया जाए, कम संसाधनों में अधिक टिकाऊ हो सकता है, क्योंकि उसका ध्यान प्रॉफिट पर नहीं, पर्पस और फ्रीडम पर होता है। पॉल बताते हैं कि स्टेइंग स्मॉल एक रणनीतिक निर्णय हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लेखक हैं और आप हर साल कुछ ही किताबें प्रकाशित करना चाहते हैं ताकि आप गहराई से लिख सकें और अपने पाठकों के साथ जुड़ सकें, तो आपके लिए छोटा रहना ही बेहतर है। या यदि आप एक कोच हैं और हर महीने बस 10 क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं ताकि आप व्यक्तिगत रूप से हर किसी की मदद कर सकें, तो आपको स्केलिंग की जरूरत नहीं है। इन उदाहरणों में व्यक्ति जानबूझकर उस स्तर पर रुकता है जो उनके लिए संतुलन और संतोष लाता है। इस अध्याय में पॉल एक शब्द पर खास जोर देते हैं, इनफ। यह शब्द साधारण लग सकता है,
लेकिन इसका भाव गहरा है। बहुत से व्यवसायी कभी यह तय ही नहीं करते कि काफी क्या है। उन्हें लगता है कि जितना अधिक पैसा उतना बेहतर, लेकिन ये सोच अंततः बर्नआउट, असंतोष और उलझन की ओर ले जाती है। इसके उलट अगर आप तय कर लें कि आपके लिए कितना काफी है, कितना इनकम, कितना क्लाइंट वर्क, कितना फ्री टाइम, तो आप एक ऐसी लाइफ डिजाइन कर सकते हैं जो आपको सुकून दे, तनाव नहीं। पॉल एक दिलचस्प तथ्य सामने रखते हैं। बहुत से लोग जो सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, वे आखिरकार वही काम करने लगते हैं जिससे उन्हें शुरुआत में खुशी मिलती थी। कई मशहूर उद्यमी जिन्होंने बड़ी कंपनियां खड़ी की, अंततः सब कुछ छोड़कर एक साधारण जीवन की ओर लौटते हैं। वे वापस छोटे रचनात्मक प्रोजेक्ट्स, परिवार के साथ समय बिताने और गहराई से सीखने की ओर मुड़ते हैं। इसका कारण यही है कि विशालता में अक्सर सादगी खो जाती है और उस सादगी में ही असली खुशी होती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि छोटा रहना डरपोक होना नहीं है, बल्कि यह साहसिक निर्णय है। यह उस भीड़ के विरुद्ध जाने का निर्णय है जो सिर्फ बढ़ने में विश्वास रखती है। पॉल यह स्वीकार करते हैं कि यह रास्ता आसान नहीं है। यहाँ आपको लगातार खुद से पूछना पड़ता है कि आपके लिए क्या मायने रखता है, और क्या आप दूसरों की नज़र में बड़े दिखने की चाह में अपने असली मूल्य तो नहीं खो रहे। यह रास्ता आत्मनिरीक्षण का है, निर्णय लेने का है, और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने का है। वे यह भी बताते हैं कि कंपनी ऑफ वन के मॉडल में छोटा रहना एक स्थायी रणनीति हो सकती है, न कि सिर्फ शुरुआत की अवस्था। पारंपरिक सोच कहती है कि हर बिजनेस छोटा शुरू करता है और फिर बड़ा होता है, लेकिन कंपनी ऑफ वन कहती है कि छोटा शुरू करो और वहीं रहो। अगर वही स्तर तुम्हारे लिए सही है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अगर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बेचकर हर साल 10 लाख कमा रहे हैं और साथ ही अपने परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रहे हैं और मनपसंद काम कर पा रहे हैं, तो क्या आपको वाकई 10 करोड़ कमाने की जरूरत है? अगर वो आपको इन सब से दूर कर दे? पॉल यह भी समझाते हैं कि छोटे रहकर आप अपने ग्राहकों से बेहतर जुड़ाव बना सकते हैं। जब आप खुद अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को हैंडल करते हैं, तो आप ग्राहक के अनुभव को नियंत्रित कर सकते हैं। यह अनुभव ही ब्रांड बनाता है। एक बड़ी कंपनी में जहां ग्राहक सिर्फ एक नंबर बन जाता है, वहीं एक कंपनी ऑफ वन में ग्राहक के साथ रिश्ता गहराई से जुड़ता है, और यही लॉयल्टी और रेफरल्स की नींव रखता है। अंततः पॉल एक बहुत ही गूढ़ विचार सामने रखते हैं। स्टेइंग स्मॉल का मतलब है स्टेइंग ट्रू, अपने मूल्यों, अपने विजन और अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहना। यह दुनिया आपको लगातार कहेगी कि बड़ा बनो, फैलो और जितना हो सके उतना पैसा कमाओ, लेकिन कंपनी ऑफ वन की सोच कहती है कि आप रुक सकते हैं, सोच सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सबसे ज्यादा सुकून देता है? क्या मैं अपनी शर्तों पर जी रहा हूं? क्या मेरा काम मेरे जीवन के साथ मेल खा रहा है? यह अध्याय एक मानसिक क्रांति है। यह हमें सिखाता है कि छोटे रहकर भी हम मजबूत हो सकते हैं, प्रभावशाली हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात, खुश रह सकते हैं। जब हम जानबूझकर सीमित आकार में काम करते हैं, तब हम अनावश्यक तनाव, अनचाही जिम्मेदारियों और दिखावे की दौड़ से मुक्त हो जाते हैं। यही वह आजादी है जो असली सफलता का मूल है। यह आजादी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। यह केवल तब मिलती है जब हम अपने बिजनेस को उस रूप में ढालते हैं जो हमारे जीवन के अनुकूल हो। पॉल के शब्दों में, स्टेइंग स्मॉल इज नॉट अ स्टेपिंग स्टोन टू समथिंग बिगर, इट्स अ वैलिड डेस्टिनेशन इन इटसेल्फ। और यही बात कंपनी ऑफ वन की आत्मा को परिभाषित करती है। चैप्टर 4, व्हाट्स रिक्वायर्ड टू लीड। नेतृत्व का अर्थ हर किसी के लिए अलग होता है। कुछ लोग इसे आदेश देने की शक्ति मानते हैं, तो कुछ इसे विजन सेट करने की क्षमता के रूप में देखते हैं। लेकिन कंपनी ऑफ वन के परिप्रेक्ष्य में नेतृत्व का मतलब है जिम्मेदारी लेना, भरोसे की नींव पर काम करना और अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लेना, चाहे आप अकेले ही क्यों न हो। पारंपरिक कंपनियों में नेतृत्व की परिभाषा अक्सर पद, अधिकार और नियंत्रण से जुड़ी होती है, लेकिन कंपनी ऑफ वन में नेतृत्व का रूप बेहद व्यक्तिगत, सादा और व्यावहारिक होता है। पॉल जार्विस इस अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि सोलो एंटरप्रेन्योरशिप या छोटे बिजनेस में लीडरशिप किसी टीम को निर्देश देने से अधिक खुद को दिशा देने का नाम है। इसका मूल उद्देश्य है अपने काम के पीछे के इरादे को साफ समझना और उसी के अनुसार काम करना। जब आप अपने बिजनेस के अकेले जिम्मेदार होते हैं, तब आप ही सीईओ होते हैं, मार्केटिंग हेड होते हैं, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मूल्यों और दृष्टिकोण के वाहक भी होते हैं। यह नेतृत्व दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने की लालसा से उत्पन्न नहीं होता।
यह नेतृत्व आत्मजागरूकता, स्थिरता और निर्णय की स्पष्टता से आता है। इसका तात्पर्य है दबाव में भी वह करने का साहस रखना जो दीर्घकालिक रूप से सही हो, भले ही वह अल्पकालिक रूप से आसान या लोकप्रिय न हो। यहाँ लीडरशिप का मतलब है ट्रेंड्स का अंधानुकरण न करके एक सुस्पष्ट उद्देश्य की ओर लगातार बढ़ते रहना। पॉल बताते हैं कि एक कंपनी ऑफ वन में नेतृत्व का पहला सबक यह होता है कि आप अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन केवल अपने फायदे के लिए नहीं। एक प्रभावी कंपनी ऑफ वन समझती है कि ग्राहक, समाज और व्यक्तिगत विकास सभी जुड़ाव के हिस्से हैं। ऐसे में नेतृत्व का अभिप्राय है संतुलन बनाना, व्यवसायिक लाभ और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच, नवाचार और परंपरा के बीच, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और बाजार की जरूरतों के बीच। लेखक यह भी बताते हैं कि नेतृत्व का आधार है स्पष्टता। इस बात की स्पष्टता कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और इसे कैसे करेंगे। इस अध्याय में पॉल एक किस्सा साझा करते हैं जहां उन्होंने एक बड़े क्लाइंट को सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस प्रोजेक्ट में वह उनके मूल्यों के विपरीत कुछ करने को कह रहे थे। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि एक कंपनी ऑफ वन लीडरशिप का अर्थ है अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना, भले ही वह आर्थिक दृष्टि से कठिन क्यों न लगे। अध्याय यह भी स्पष्ट करता है कि नेतृत्व में सच्चाई और पारदर्शिता अनिवार्य होती है। जब आप अकेले काम करते हैं तो कोई और आपको जवाबदेह नहीं ठहरा रहा होता। ऐसे में खुद को जवाबदेह बनाना ही असली नेतृत्व है। पॉल लिखते हैं कि आपका काम तभी टिकाऊ होगा जब आप खुद को रोज यह प्रश्न पूछें, क्या मैं सही काम कर रहा हूं? क्या यह मेरे मिशन और ग्राहकों के हित में है? यही आत्म मूल्यांकन नेतृत्व की असली कसौटी है। इसके साथ ही लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि एक कंपनी ऑफ वन को हमेशा एक छात्र की तरह सीखते रहना चाहिए। एक अच्छा लीडर जानता है कि उसे सब कुछ नहीं आता। वह न केवल अपनी गलतियों से सीखता है बल्कि दूसरों के अनुभवों से भी खुद को बेहतर बनाता है। जब आप लीडर होते हैं तो आपकी असली ताकत यह होती है कि आप कह सकें, मुझे नहीं पता लगाऊंगा। यह स्वीकार्यता नेतृत्व को विनम्र और व्यवहारिक बनाती है। पॉल यह भी समझाते हैं कि लीडरशिप का संबंध विश्वास से है। विश्वास कि आप अपने कार्य में ईमानदारी बरत रहे हैं, विश्वास कि आप अपने ग्राहकों की परवाह करते हैं और विश्वास कि आप जो वादा करते हैं उसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। यह भरोसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन अगर एक बार टूट जाए तो उसे फिर से बनाना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए एक कंपनी ऑफ वन को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हर मेल, हर ट्वीट, हर बातचीत उसके ब्रांड का प्रतिनिधित्व कर रही है। लीडरशिप सिर्फ बोलने में नहीं, आपके हर छोटे कदम में दिखती है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नेतृत्व का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। एक सोलो लीडर को अनगिनत बार ऐसे फैसले लेने होते हैं जिनका भविष्य स्पष्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप हर बार डर की वजह से निर्णय टालते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेतृत्व साहस की मांग करता है। साहस यह कहने का कि मैं इस रास्ते को चुनता हूँ, भले ही यह आसान न हो। एक कंपनी ऑफ वन को बहुत बार अनजाने रास्तों पर अकेले चलना पड़ता है और वहीं असली नेतृत्व की परीक्षा होती है। पॉल यह भी कहते हैं कि कंपनी ऑफ वन में लीडरशिप का सबसे मूल्यवान पहलू है अन्य लोगों की तुलना में खुद से तुलना करना। जब आप खुद से हर दिन बेहतर बनना चाहते हैं, जब आप अपनी ही परछाई को हर दिन मात देना चाहते हैं, तभी आप असल में लीडर बनते हैं। दूसरों की सफलता की तुलना में अपनी प्रगति को मापना अधिक सच्चा पैमाना है। अंत में यह अध्याय एक स्पष्ट संदेश देता है, नेतृत्व कोई विरासत में मिली शक्ति नहीं है, यह एक कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। और सबसे अच्छा यह है कि कंपनी ऑफ वन बनने के लिए आपको किसी का अनुमोदन नहीं चाहिए। आपको सिर्फ खुद से ईमानदारी चाहिए, अपने मिशन के प्रति समर्पण चाहिए और निर्णय लेने की नैतिकता चाहिए। अगर आप ये तीन चीजें संभाल सकते हैं तो आप न केवल खुद के लिए बल्कि अपने ग्राहकों और इस दुनिया के लिए भी एक प्रेरणास्पद लीडर हैं। कंपनी ऑफ वन का नेतृत्व अनोखा है क्योंकि इसमें नेतृत्व करने का मतलब है खुद के प्रति जिम्मेदार रहना, अपने कार्य और समय के प्रति संवेदनशील रहना और उस प्रभाव को पहचानना जो आप दूसरों पर डालते हैं। यह नेतृत्व आवाज उठाने से नहीं बल्कि उदाहरण बनने से आता है। यह नेतृत्व बड़ी बातों से नहीं, छोटे ईमानदार निर्णयों से गढ़ा जाता है। और यही इस अध्याय की सबसे खूबसूरत सीख है। लीडर वो वही होता है जो अपने मूल्यों पर खड़ा रह सके, चाहे उसके पीछे कोई खड़ा हो या ना हो। चैप्टर 5, ग्रोइंग ए कंपनी दैट डजंट ग्रो। जब हम किसी भी कंपनी के ग्रोथ की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारी कल्पना में एक ऐसी कंपनी उभरती है जो लगातार अधिक कर्मचारियों को नियुक्त कर रही हो, नए बाजारों में विस्तार कर रही हो
और निवेशकों से बड़ी बड़ी फंडिंग प्राप्त कर रही हो। परंतु पॉल जार्विस इस अध्याय में एक ऐसे दृष्टिकोण को सामने रखते हैं जो इस पारंपरिक सोच के बिल्कुल विपरीत है। वह कहते हैं कि ग्रोथ जरूरी है, बट केवल उस हद तक जहां तक वह उद्देश्य को समर्थन दे, न कि उससे भटकाए। ग्रोइंग अ कंपनी दैट डजंट ग्रो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत से लोगों के लिए विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन इसकी तह में जाने पर पता चलता है कि असल में यही दीर्घकालिक स्थिरता और मानसिक संतुलन की कुंजी है। पॉल की परिभाषा में ग्रोथ का अर्थ है विकास वहां तक जहां तक वह आपके मूल्यों, जीवन शैली और उद्देश्य को सपोर्ट करता हो, उसके बाद नहीं। इस दृष्टिकोण में कंपनी की सफलता का मूल्यांकन उसके आकार से नहीं, बल्कि उसकी कार्यक्षमता, स्थिरता और संस्थापक की जीवन शैली पर उसके सकारात्मक प्रभाव से होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कंपनी कभी भी नई चीजें नहीं करेगी या अपने ऑपरेशन को बेहतर नहीं बनाएगी, बल्कि इसका मतलब है कि कंपनी खुद को उस स्तर पर सीमित रखेगी जहां वह प्रभावशाली बनी रह सके, बिना जरूरत से ज्यादा फैलाव के। जार्विस उदाहरण देते हैं उन कंपनियों का जो जानबूझकर छोटे रहते हैं और फिर भी बेहद लाभदायक और प्रभावशाली होती हैं। वे एयरबीएनबी या उबर जैसे बड़े स्केल मॉडल की तुलना में 37 सिग्नल्स अब बेसकैंप जैसे ब्रांड्स की ओर इशारा करते हैं, जिन्होंने वर्षों तक अपने कर्मचारियों की संख्या सीमित रखी, लेकिन अपने प्रोडक्ट्स और यूजर्स को बेजोड़ सेवा दी। पॉल का मानना है कि कंपनियां जो अपने उद्देश्य के बजाय ग्रोथ के पीछे भागती हैं, वे अंततः अपने मूल मूल्यों को खो बैठती हैं और संस्थापक खुद को उसी जाल में फंसा पाते हैं जिससे वे बचना चाहते थे। अनियंत्रित काम का बोझ, टीम मैनेजमेंट की जटिलता और आत्मनिर्भरता की समाप्ति। यह अध्याय बताता है कि कैसे संस्थापक को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि वे क्यों ग्रो करना चाहते हैं। क्या यह उनकी ईगो को शांत करने के लिए है या यह वास्तव में उनके ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए है। पॉल सुझाव देते हैं कि यदि ग्रोथ का कारण बाहरी मान्यता, प्रतिस्पर्धा से प्रेरणा या निवेशकों की अपेक्षाएं हैं, तो वह संभवतः टिकाऊ नहीं है। इसके विपरीत, यदि ग्रोथ का कारण व्यक्तिगत उद्देश्य, ग्राहकों की सेवा में सुधार या जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना है, तो वह सकारात्मक और स्थायी होती है। पॉल इस बात पर जोर देते हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ और स्केलेबिलिटी को हमेशा कर्मचारियों की संख्या या ऑफिस स्पेस के साथ जोड़कर देखना गलत है। एक कंपनी ऑफ वन सिस्टम्स और ऑटोमेशन के माध्यम से स्केलेबल हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक डिजिटल कोर्स, एक किताब या एक सब्सक्रिप्शन आधारित सर्विस बिना किसी टीम के हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। यह अध्याय उन विचारों को चुनौती देता है जो यह मानते हैं कि सफलता का अर्थ सिर्फ भौतिक विस्तार है। पॉल यह भी समझाते हैं कि छोटे रहना का अर्थ स्थिर रहना नहीं है। एक कंपनी ऑफ वन लगातार अपने प्रोडक्ट, सेवा या सिस्टम में सुधार कर सकती है। वह नई मार्केट रणनीति अपना सकती है, नए क्लाइंट से जुड़ सकती है, लेकिन यह सब इस सोच के साथ होता है कि यह ग्रोथ उसके मुख्य उद्देश्य को बिगाड़े नहीं। इस दृष्टिकोण में वृद्धि गहराई में होती है, गुणवत्ता में, कार्य प्रणाली में और ग्राहक संबंधों में, न कि केवल बाहरी आकार में। इस अध्याय में एक बेहद मूल्यवान दृष्टिकोण यह है कि हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। यदि आपका उद्देश्य हर साल 10x बढ़ना है, तो वह एक अलग माइंडसेट और रिसोर्स डिमांड करता है। पर यदि आपका उद्देश्य है कि आप हर साल वही आय अर्जित करें, लेकिन आधा समय काम करें, तो उसका ढांचा बिल्कुल अलग होता है। पॉल कहते हैं कि जब आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं, तभी आप उस ग्रोथ का प्रकार चुन सकते हैं जो आपको उसके करीब ले जाए। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि कैसे छोटी कंपनियां तेजी से निर्णय ले सकती हैं, तेजी से पिवट कर सकती हैं और ग्राहक से सीधा संबंध बना सकती हैं। इनका निर्णय प्रक्रिया सरल होती है, इन्हें बोर्ड मीटिंग्स की आवश्यकता नहीं होती और ये तेजी से प्रयोग करके सीख सकती हैं। ऐसे छोटे बिजनेस अक्सर अधिक रचनात्मक, अधिक उत्तरदायी और ग्राहकों के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं। पॉल के अनुसार यही वह असली कम्पेटिटिव एडवांटेज है जो एक कंपनी ऑफ वन को बड़ी कंपनियों पर बढ़त दिलाता है। एक और विचार जिसे पॉल इस अध्याय में प्रमुखता देते हैं वह है, क्या आपका सिस्टम आपके नियंत्रण में है? कई बार जब हम तेजी से बढ़ने लगते हैं, तो हम अपने ही बनाए हुए ढांचे के गुलाम बन जाते हैं। हमें ज्यादा लोगों को मैनेज करना होता है, ज्यादा क्लाइंट्स की डिमांड को संभालना होता है और दिन रात काम करने की आदत पड़ जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं, जो कि अक्सर हमने इस जीवन को चुनने के लिए सबसे पहले चाही थी। इसीलिए जार्विस चेतावनी देते हैं कि जब भी हम किसी नए अवसर के लिए हाँ
कहें तो यह जरूर पूछें, क्या यह अवसर मुझे मेरी स्वतंत्रता से दूर ले जाएगा? अध्याय के अंत में पॉल यह भी साझा करते हैं कि कंपनी ऑफ वन का दृष्टिकोण हमें केवल बिजनेस में ही नहीं, जीवन के अन्य पहलुओं में भी सहायता करता है। यह हमें सिखाता है कि सीमाओं के भीतर काम करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। यह हमें दिखाता है कि जब हम अपनी क्षमताओं और संसाधनों के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो हम लंबे समय तक टिकाऊ, सुसंगत और मानसिक रूप से शांत बने रह सकते हैं। ग्रोइंग ए कंपनी दैट डजंट ग्रो एक क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि यह हमें यह समझने की शक्ति देता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं और क्या वह बढ़त हमारे लिए सही है या नहीं। यह अध्याय हमें आम धारणा से अलग सोचने के लिए प्रेरित करता है। एक कंपनी ऑफ वन की सबसे बड़ी ताकत उसका लचीलापन है, और यह लचीलापन तब तक बना रहता है जब तक हम अपने उद्देश्य और सीमाओं के प्रति ईमानदार रहते हैं। चार्विस ये नहीं कहते कि ग्रोथ बुरी चीज है, वह केवल यह कहते हैं कि बिना सोच विचार के की गई ग्रोथ एक ऐसा जाल बन सकती है जिससे निकलना मुश्किल होता है। सही तरीके से सीमित और उद्देश्यपरक ग्रोथ ही असल में आपके बिजनेस को ज्यादा फायदेमंद, आपके समय को ज्यादा मूल्यवान और आपके जीवन को ज्यादा अर्थपूर्ण बनाती है। चैप्टर 6 डिटर्मिनिंग द राइट माइंडसेट। बिजनेस में सफलता पाने के लिए हम अक्सर स्किल्स, टूल्स और नेटवर्किंग की बात करते हैं, लेकिन पॉल जार्विस इस अध्याय में एक और गहरे स्तर की बात करते हैं, माइंडसेट यानी सोच की दिशा। एक कंपनी ऑफ वन चलाने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो है एक बिल्कुल अलग किस्म की मानसिकता। ये वही सोच है जो पारंपरिक बिजनेस मॉडल्स को चुनौती देती है और एक नई तरह की काम करने की शैली को जन्म देती है, जिसमें स्थिरता, नियंत्रण और उद्देश्य प्राथमिकता होते हैं, न कि केवल ग्रोथ, रेवेन्यू और स्केलिंग। पॉल बताते हैं कि जब आप एक सोलो एंटरप्रेन्योर या माइक्रो बिजनेस चला रहे होते हैं, तो आपको अपने माइंडसेट को कैसे और बड़ा बने से हटाकर कैसे और बेहतर बने की दिशा में बदलना होता है। यह बदलाव केवल एक विचार नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी मानसिक ढांचा है जो आपके हर निर्णय को प्रभावित करता है, चाहे वो नए क्लाइंट्स लेने का हो, किसी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने का हो या अपने काम के घंटे तय करने का। कंपनी ऑफ वन का सही माइंडसेट ये मानता है कि हर बिजनेस को बढ़ना नहीं चाहिए। कई बार बिजनेस को स्थिर रहना ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसका मतलब है कि अगर आप पहले से ही अपने काम से संतुष्ट हैं, अपना खर्च निकाल रहे हैं, अपने क्लाइंट्स की जरूरतें पूरी कर रहे हैं और मानसिक रूप से संतुलित हैं, तो आपको जरूरी नहीं कि हर साल अपने रेवेन्यू को दोगुना करने की कोशिश करनी पड़े। पॉल इसे ग्रोथ फॉर ग्रोथ सेक यानी सिर्फ ग्रोथ के लिए ग्रोथ करने की प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं। ये माइंडसेट आधुनिक कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा बन चुका है, जहां हर तिमाही में नतीजे बेहतर होने चाहिए, जहां ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहिए। लेकिन कंपनी ऑफ वन में ग्रोथ कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता, बल्कि वह एक माध्यम हो सकता है यदि उसकी सच में जरूरत हो। इस माइंडसेट में यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्या मुझे सच में बड़े बनने की जरूरत है या मैं जो कर रहा हूं उसमें और गहराई ला सकता हूं? पॉल कई उदाहरणों से यह स्पष्ट करते हैं, जैसे उन्होंने जेसन फ्राइड का उदाहरण दिया, जो बेस कैंप नामक कंपनी के को फाउंडर हैं। उन्होंने जानबूझकर अपनी कंपनी को स्लो ग्रोथ पर रखा क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और यूजर की संतुष्टि को ग्रोथ से ऊपर रखते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी को एक सीमित टीम के साथ स्थिर रखा, जिससे निर्णय लेने की स्वतंत्रता बनी रही और कस्टमर सपोर्ट व्यक्तिगत और प्रभावी बना रहा। इस माइंडसेट का मतलब यह भी होता है कि आप यस कहने से ज्यादा नो कहने में सहज हो जाएं, क्योंकि हर नया अवसर, हर नया क्लाइंट, हर नई तकनीक जरूरी नहीं कि आपके मूल उद्देश्य से मेल खाए। अगर आप हर नए शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे भागेंगे, तो आप खुद को अपने काम की आत्मा से दूर पाएंगे। इसलिए पॉल यह समझाते हैं कि एक कंपनी ऑफ वन को डिसिप्लिन्ड थिंकिंग अपनानी होती है, जहां आप हर निर्णय पर यह फिल्टर लगाते हैं, क्या यह मेरे मूल उद्देश्य में योगदान करता है या सिर्फ मेरा समय और ऊर्जा खाएगा? इस माइंडसेट की दूसरी खास बात है सेल्फ अवेयरनेस। पॉल बताते हैं कि जब आप अकेले काम करते हैं, तो आप अपने सबसे बड़े बॉस होते हैं और सबसे बड़े कर्मचारी भी। इसलिए आपको अपने काम के तरीके, अपनी सीमाओं और अपनी शक्तियों के प्रति बेहद सजग रहना होता है। आपको जानना होता है कि आप किस समय सबसे अधिक उत्पादक होते हैं, कौन सा काम आपको खुशी देता है और किन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने मन और शरीर के संकेतों को समझना। अगर आप बार बार थक जाते हैं, अपने काम से ऊब जाते हैं या लगातार प्रेशर महसूस करते हैं,
तो आपको यह देखने की जरूरत है कि क्या आपने अपने काम को किसी ऐसे ट्रैक पर डाल दिया है जो आपकी मूल सोच से मेल नहीं खाता। कंपनी ऑफ वन माइंडसेट कहता है कि तनाव और थकावट को नॉर्मल मानना बंद करो, बल्कि उसे एक सिग्नल समझो कि कुछ बदलने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। पारंपरिक बिजनेस मॉडल्स में शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, 3 महीने में प्रॉफिट, 1 साल में स्केलिंग वगैरह। लेकिन कंपनी ऑफ वन माइंडसेट दीर्घकालिक सोच पर जोर देता है। आप अपने डिसीजंस को इस आधार पर लेते हैं कि वे आने वाले 5 या 10 सालों में आपके लिए क्या मूल्य देंगे। यह दृष्टिकोण आपको तात्कालिक ग्रेटिफिकेशन से दूर रखता है और गहरी संतुष्टि की ओर ले जाता है। पॉल यहाँ मिनिमलिज्म के विचार को भी जोड़ते हैं। एक कंपनी ऑफ वन का माइंडसेट यह भी कहता है कि आपको हर चीज नहीं चाहिए, आपको वो चीजें चाहिए जो आपके काम और जीवन को सहज बनाए। इसका मतलब हो सकता है कि आप कम से कम टूल्स का उपयोग करें, अपने बिजनेस को सिर्फ जरूरी जगहों तक सीमित रखें और फालतू खर्चों से बचें। यह दृष्टिकोण आपको लीन और आजाद बनाए रखता है। पॉल ये भी स्वीकार करते हैं कि इस माइंडसेट को अपनाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपका चारों तरफ से बड़ा बनो, तेज दौड़ो, स्केल करो जैसा दबाव आता है। इसके लिए आपको खुद को लगातार रीप्रोग्राम करना होता है, खुद से सवाल करने होते हैं। क्या मैं जो कर रहा हूं वह मेरे मूल उद्देश्य को दर्शाता है? क्या मेरी प्राथमिकताएं मेरे मूल्यों से मेल खाती हैं? एक और बात जो इस माइंडसेट में शामिल है वो है एक्सपेरिमेंटेशन यानी प्रयोग। एक कंपनी ऑफ वन कभी भी यह सोचकर नहीं रुकती कि सब ठीक है, अब कुछ नया नहीं करना, बल्कि वह लगातार छोटे छोटे प्रयोग करती रहती है। चाहे वह कोई नई सर्विस का ट्रायल हो, कोई मार्केटिंग तरीका बदलना हो या फिर वर्कफ्लो को मॉडिफाई करना हो, इन छोटे छोटे प्रयोगों से बड़े नतीजे निकलते हैं और यह माइंडसेट आपको रिजिड नहीं रहने देता। अंत में पॉल यह याद दिलाते हैं कि इस माइंडसेट का सबसे बड़ा उपहार है ऑनरशिप। जब आप कंपनी ऑफ वन माइंडसेट अपनाते हैं तो आप अपने काम के हर पहलू के मालिक बनते हैं। आपकी गलतियां आपकी होती हैं, आपकी सफलताएं भी आपकी होती हैं। आपको किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ती और न ही किसी की परमिशन चाहिए होती है कुछ नया शुरू करने के लिए। यह ओनरशिप आपको एक शक्तिशाली आत्मनिर्भरता का अनुभव देती है। इस अध्याय का सार यही है कि कंपनी ऑफ वन बनना सिर्फ एक संरचना नहीं है, यह एक सोच है जो आत्म जागरूकता, उद्देश्य की स्पष्टता और दीर्घकालिक स्थिरता पर आधारित है। यह सोच आपको न केवल एक बेहतर प्रोफेशनल बनाती है, बल्कि एक संतुलित और संतुष्ट इंसान भी बनाती है। चैप्टर 7 पर्सनैलिटी मैटर्स। जब आप किसी ब्रांड के बारे में सोचते हैं तो अक्सर पहला विचार उस ब्रांड के रंग, लोगो या टैगलाइन से जुड़ा होता है। लेकिन जब किसी छोटे, आत्मनिर्भर और उद्देश्यपूर्ण बिजनेस की बात होती है, जैसा कि एक कंपनी ऑफ वन होती है, तो उसकी असली पहचान उसकी पर्सनैलिटी में होती है। यह अध्याय हमें यह समझाने के लिए लिखा गया है कि क्यों एक व्यक्ति या छोटे बिजनेस की व्यक्तिगतता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है और कैसे एक मजबूत और प्रामाणिक व्यक्तित्व ग्राहकों के साथ गहरे और भरोसेमंद रिश्ते बना सकता है, जो किसी भी बड़ी मार्केटिंग रणनीति से कहीं ज्यादा असरदार होता है। पॉल जार्विस हमें याद दिलाते हैं कि जब हम किसी छोटे बिजनेस की बात करते हैं तो वह सिर्फ एक सर्विस या प्रोडक्ट नहीं बेच रहा होता, वह एक अनुभव बेच रहा होता है, एक रिश्ता बना रहा होता है और उस रिश्ते का मूल तत्व उसका व्यक्तित्व होता है। कंपनी का व्यक्तित्व ही वह चीज होती है जिससे ग्राहक जुड़ते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उसे दोबारा चुनते हैं। पॉल बताते हैं कि एक ट्रेडिशनल कॉरपोरेशन के पास कई विभाग होते हैं, बड़ी टीमें होती हैं, लेयर्स ऑफ अप्रूवल होते हैं, जिससे वह किसी भी संवाद को स्टेरिलाइज्ड यानी नीरस बना देती है। वे ईमेल हो, वेबसाइट की भाषा हो, सोशल मीडिया पोस्ट्स हों, हर चीज इतनी प्रोफेशनली सेफ होती है कि वह किसी इंसान जैसी नहीं लगती। लेकिन एक कंपनी ऑफ वन के पास यही एक मौका होता है कि वह अलग दिखे, अपने असली रूप में, बिना नकाब के, बिना ओवर पॉलिश्ड भाषा के, सिर्फ उस तरह बोले जैसे वह असल जीवन में बोलता है। यही इंसानी स्पर्श ग्राहकों को खींचता है। आप किसी दोस्त से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं या किसी स्क्रिप्टेड कस्टमर सर्विस चैटबॉट से? यही फर्क है पर्सनालिटी के साथ ब्रांड चलाने और बिना उसमें जान डाले बिजनेस करने में। जब ग्राहक किसी इंसानी आवाज को सुनते हैं, एक ऐसी आवाज जो ईमानदार है, जो मजाक कर सकती है, जो गलती मान सकती है, जो भरोसे के साथ जवाब देती है, तो वह जुड़ाव रियल लगता है। पॉल कुछ ऐसे उदाहरण साझा करते हैं जिन्होंने अपने ब्रांड की पर्सनैलिटी को केंद्र में रखकर
अपने बिजनेस को सफल बनाया। उनमें से एक उदाहरण है बेटा ब्रांड, एक फैशन स्टार्टअप जो अपने क्विकी और फनी अंदाज के लिए जाना जाता है। उन्होंने न सिर्फ अपनी वेबसाइट को मजेदार और इंसानी बनाया, बल्कि अपने प्रोडक्ट्स को लेकर स्टोरी टेलिंग के माध्यम से ग्राहकों को हंसाया, जो एंगेजमेंट का एक शानदार तरीका बन गया। दूसरी तरफ कार्ड्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नामक गेमिंग कंपनी का भी उदाहरण दिया गया है, जो अपनी डार्क और सैटायर से भरी ब्रांड वॉइस के लिए जानी जाती है। उन्होंने कई बार ऐसे मार्केटिंग स्टंट किए जो न सिर्फ उनके ब्रांड की पर्सनैलिटी के अनुसार थे, बल्कि उनकी लॉयल ऑडियंस के बीच बज़ भी पैदा करते थे। इन सभी उदाहरणों से यह बात साफ होती है कि पर्सनैलिटी कोई नाइस टू हैव चीज नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति है। जार्विस बताते हैं कि अपने व्यक्तित्व को ब्रांड में शामिल करना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति अपने विचार, स्टाइल या स्वभाव को सार्वजनिक करता है, तो वह आलोचना के लिए भी खुल जाता है। यह वल्नरेबिलिटी डराने वाली हो सकती है, लेकिन उसी वल्नरेबिलिटी में ताकत भी छिपी होती है। यदि आप सभी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी को भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने नेचुरल स्वभाव, दृष्टिकोण और भावनात्मक शैली को एम्ब्रेस करना जरूरी है। वह कहते हैं कि हर कोई यूनिक होता है, और यही यूनिकनेस, चाहे वह आपका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हो या आपकी ईमानदारी से भरी सीधी भाषा, आपको आपकी कैटेगरी में अलग बनाती है। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि पर्सनालिटी का इस्तेमाल केवल आउटवर्ड कम्युनिकेशन में नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके डिसीजंस, वर्ड फ्लोज और कस्टमर एक्सपीरियंस में भी झलकना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपकी पर्सनालिटी मिनिमलिस्ट है, सीधी, सादी और अनक्लटर्ड, तो आपकी वेबसाइट, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी और आपकी कस्टमर सपोर्ट भी उसी मिनिमलिज्म को दर्शाए। वहीं यदि आपका स्वभाव ज्यादा एक्सप्रेसिव और बोल्ड है, तो शायद आपका डिजाइन लाउड होगा, आपका कॉपी मजेदार और आपकी मार्केटिंग कैंपेन्स एजी होंगी। जो भी हो, कंसिस्टेंसी जरूरी है। ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया पर आप मजाकिया बने और ईमेल में रोबोटिक हो जाएं। वह कहते हैं, एक प्रामाणिक ब्रांड पर्सनैलिटी ग्राहक के साथ संबंध बनाने की शुरुआत है। पॉल अपने पर्सनल अनुभव भी साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने खुद के न्यूज़लेटर और ब्लॉग के जरिए अपनी वॉइस को रिफाइन किया, अपने ऑडियंस के साथ बातचीत की और उनसे फीडबैक लेकर जाना कि कौन सी बातें रेजोनेट करती हैं। वह बताते हैं कि पर्सनैलिटी इवॉल्व होती है, लेकिन इसका आधार हमेशा सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। आज की दुनिया में जहां ऑटोमेशन, एआई और टेम्पलेटेड कंटेंट बढ़ता जा रहा है, वहां व्यक्ति की असल आवाज ही सबसे अनोखी चीज बन जाती है। आज जब कोई ईमेल में अपना असली अनुभव, असली गलती या असली सीख साझा करता है, तो वह लाखों पॉलिश्ड कंटेंट से अधिक मूल्यवान बन जाती है। पर्सनैलिटी का एक और पक्ष है ट्रांसपेरेंसी, स्पष्टता और ओपननेस। जब आप किसी गलती को मानते हैं या यह बताते हैं कि कोई चीज क्यों नहीं काम कर रही, तो लोग उसकी सराहना करते हैं। जार्विस इसे ऑनेस्टी मार्केटिंग कहते हैं और बताते हैं कि इसकी वजह से लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप किसी इंसान से तभी जुड़ते हैं जब आप उसकी कमजोरी देख पाते हैं, और यही सच्ची पर्सनैलिटी की ताकत होती है। वह परिपूर्ण नहीं होती, लेकिन वह सच्ची होती है। चैप्टर के अंत में पॉल कहते हैं कि पर्सनैलिटी कभी भी कॉपी नहीं की जा सकती। वह आपकी पहचान है, आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके दृष्टिकोण का परिणाम है। आप चाहे एक राइटर हों, डेवलपर हों, डिजाइनर हों या किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, आपकी वॉइस ही आपका बिगेस्ट मोट है। आज की सैचुरेटेड दुनिया में डिफरेंशिएशन की सबसे सशक्त कुंजी आपकी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी है, और जब आप अपनी ट्रू वॉइस को बिना कॉम्प्रोमाइज किए अपने बिजनेस में उतारते हैं, तो आपका ब्रांड केवल टिकता नहीं, वह फलता फूलता है। ग्राहक आपको याद रखते हैं, आपको फिर से चुनते हैं और दूसरों को आपके बारे में बताते हैं। यही है वह ऑर्गेनिक ग्रोथ जो एक कंपनी ऑफ वन की नींव बन सकती है। तो अगली बार जब आप अपनी वेबसाइट का अबाउट पेज लिखें या एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या एक कस्टमर से बात करें, तो याद रखिए कि वह शब्द नहीं, बल्कि आपके स्वभाव की गूंज होनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी आपकी सबसे बड़ी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी है, और अगर आप उसे संजोए रखें, नर्चर करें और डर के बिना व्यक्त करें, तो आप अकेले होते हुए भी हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। और यही है एक सफल कंपनी ऑफ वन की सबसे अनूठी, सबसे जिंदा पहचान। चैप्टर 8, द वन कस्टमर। जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है, तो उसका ध्यान अक्सर बड़ी संख्या में ग्राहकों को हासिल करने पर होता है। उसे लगता है कि जितने ज्यादा ग्राहक होंगे, उतनी ही ज्यादा सफलता होगी। लेकिन पॉल जार्विस इस अध्याय में इस सोच को चुनौती देते हैं और एक बिल्कुल अलग दिशा में हमारा ध्यान खींचते हैं।
वे कहते हैं कि किसी भी कंपनी ऑफ वन के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी लक्ष्य है द वन कस्टमर, यानी एक ऐसा ग्राहक जिसके साथ आपके बिजनेस का असली रिश्ता शुरू होता है, जो आपकी सेवा या प्रोडक्ट का पहला सच्चा उपभोक्ता होता है और जिसके अनुभव से आप सीखते हैं, सुधारते हैं और अपना दृष्टिकोण मजबूत करते हैं। पॉल बताते हैं कि बहुत से लोग अपना प्रोडक्ट या सर्विस इस उम्मीद में बनाते हैं कि उन्हें हजारों लोग एक साथ खरीदेंगे। वे सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब वे लॉन्च करेंगे, लेकिन वास्तव में किसी भी सफल व्यवसाय की शुरुआत तब होती है जब आप बस एक व्यक्ति के लिए काम करना शुरू करते हैं, एक ऐसा इंसान जिसे आपकी पेशकश की जरूरत है, जो आपको फीडबैक देगा और जिसके साथ जुड़कर आप अपने समाधान को असल समस्याओं के हिसाब से ढाल सकें। यही एक ग्राहक आपकी दिशा तय करता है। पॉल कहते हैं कि इस एक ग्राहक के साथ शुरू करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह एक प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करता है। यह आपको क्लैरिटी देता है कि आपके काम की उपयोगिता क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। आप फैंसी वेबसाइट, ऑटोमेशन टूल्स और पेड के जैसे दिखने वाले एनालिटिक्स से कहीं ज्यादा सीख एक ग्राहक से कर सकते हैं, अगर आप वास्तव में उसे सुने। इस एक ग्राहक से काम शुरू करना आपको अनावश्यक खर्चों और जटिलताओं से बचाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए पहले उन्हें एक शानदार लोगो चाहिए, सोशल मीडिया कैंपेन चाहिए और सैकड़ों ईमेल सब्सक्राइबर्स चाहिए, लेकिन पॉल की सोच बिल्कुल उल्टी है। वे कहते हैं कि अगर आप सिर्फ एक इंसान की मदद कर सकते हैं गहराई से, सच्चे मन से, तो वही इंसान आपके लिए एक वकील बन सकता है। वह आपके बारे में दूसरों को बताएगा, आपके काम को सराहेगा और आपके शुरुआती ब्रांड का निर्माण करेगा। कंपनी ऑफ वन मॉडल में यह माना जाता है कि हर ग्राहक सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक रिश्ते की शुरुआत है। और जब आप हर एक व्यक्ति के साथ उस नजरिए से जुड़ते हैं, तो वह व्यक्ति खुद को आपके बिजनेस का हिस्सा मानने लगता है। यह भावना लॉयल्टी और रेफरल्स की नींव बन जाती है। पॉल यह भी कहते हैं कि हम अक्सर उन कंपनियों को पसंद करते हैं जो हमें सुनती हैं, जो हमारे ईमेल का जवाब देती हैं, जो हमारी बात को समझती हैं। और यही सब संभव है जब आप एक कंपनी ऑफ वन होते हैं, जब आप हर एक कस्टमर के साथ सीधे जुड़े होते हैं। इस अध्याय में पॉल एक उदाहरण साझा करते हैं अपने पहले क्लाइंट्स में से एक का, जिसे उन्होंने पर्सनली समझा, उसके बिजनेस की जरूरतों के अनुसार समाधान दिया और हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया। नतीजा यह हुआ कि वह क्लाइंट न केवल बार बार काम देने लगा, बल्कि दूसरों को भी पॉल की ओर रेफर करता गया। यह प्रभावशाली मार्केटिंग नहीं थी, बल्कि यह गहराई से जुड़े एक ग्राहक का असर था। और यही शुरुआत थी उस नेटवर्क की जो बिना किसी पेड कैंपेन के ऑर्गेनिक तरीके से बड़ा हुआ। पॉल इस बात पर जोर देते हैं कि यह मानसिकता वन बाय वन कस्टमर अप्रोच की ताकत को पहचानती है। आप जैसे जैसे एक एक करके ग्राहकों से जुड़ते हैं, वैसे वैसे आपका भरोसा, अनुभव और ब्रांड सब कुछ गहराई से विकसित होता है। आप अपनी सेवाओं को उनके फीडबैक के आधार पर बेहतर बनाते हैं, अपने प्राइसिंग को उनके अनुभवों के अनुसार ढालते हैं और अपने सिस्टम्स को उनके व्यवहार से सीखते हुए मजबूत करते हैं। यह कोई अंधी ग्रोथ नहीं होती, बल्कि यह सोची समझी, ग्राहक केंद्रित, स्लो बट सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। एक कंपनी ऑफ वन को यह समझना होता है कि उसे भीड़ की नहीं, तालमेल की जरूरत है। यदि आप सिर्फ 10 ग्राहकों को भी इस तरह सेवा दें कि वे बार बार आएं और दूसरों को लाएं, तो आप एक स्थिर बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। यह केवल ट्रांजैक्शनल नहीं बल्कि रिलेशनल मॉडल है। पॉल बताते हैं कि बड़े ब्रांड्स के पास ये लग्जरी नहीं होती, वे पर्सनलाइजेशन खो बैठते हैं, लेकिन कंपनी ऑफ वन के पास यह मौका होता है कि वह हर बातचीत को यादगार बना सके। यह अध्याय यह भी समझाता है कि कस्टमर एक्विजिशन एक साइंस नहीं, बल्कि एम्पैथी का खेल है। जब आप अपने पहले ग्राहक को समझने की ईमानदार कोशिश करते हैं, उसकी जिंदगी, उसकी जरूरतें, उसकी प्राथमिकताएं, तो आप एक ऐसा व्यवसाय डिजाइन करते हैं जो किसी स्प्रेडशीट से नहीं बल्कि इंसानी समझ से प्रेरित होता है। यह समझ आपको मदद करती है निच को परिभाषित करने में, अपनी मैसेजिंग को शार्प करने में और अपने ऑफरिंग्स को कस्टमर्स के रियल पेन पॉइंट्स के अनुसार शेप देने में। पॉल यह भी बताते हैं कि देवर कस्टमर का विचार केवल शुरुआत तक सीमित नहीं है। यहाँ तक कि जब आप 100 या 1000 ग्राहकों तक पहुँचते हैं, तब भी माइंडसेट यही रहनी चाहिए। हर ग्राहक के साथ ऐसे जुड़ो जैसे वह पहला हो। यह सोच आपको घमंड, डिस्कनेक्ट और कंप्लेसेंसी से बचाती है। यह आपको ह्यूमिलिटी सिखाती है और यह याद दिलाती है कि आपका बिजनेस उस एक ग्राहक के भरोसे पर खड़ा है जो अभी आपके सामने बैठा है, नॉट उस 1000वें पर जो कभी आए या ना आए।
एक खास बात जो पॉल इस अध्याय में करते हैं वह है लिसन मोर देन यू टॉक, यानी अपने ग्राहकों को बोलने दीजिए, उनसे सवाल पूछिए, उनके जवाबों को नोट कीजिए और फिर उनके अनुभव को अपने प्रोडक्ट और सर्विस में रूपांतरित कीजिए। यह एक्टिव लिसनिंग ही उस प्रामाणिक संबंध की जड़ होती है जो बड़े बड़े कस्टमर सर्विस सिस्टम्स नहीं दे सकते। और जब कोई ग्राहक देखता है कि उसका फीडबैक केवल सुनने के लिए धन्यवाद तक सीमित नहीं बल्कि असल में आपकी सेवा में बदलाव लाता है, तो वह खुद ब खुद ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। अंत में पॉल यह भी कहते हैं कि कंपनी ऑफ वन के लिए मार्केटिंग का सबसे शक्तिशाली टूल कोई एजेंसी या कैंपेन नहीं बल्कि वर्ड ऑफ माउथ होता है। और यह मुंह से निकली सराहना तभी पैदा होती है जब ग्राहक महसूस करता है कि आप केवल उससे पैसा नहीं कमा रहे बल्कि उसकी जरूरत को समझ रहे हैं, उसका भला चाहते हैं और उसके लिए मौजूद हैं। तो वन कस्टमर का विचार सरल है, लेकिन इसकी गहराई को समझना और उसे लागू करना ही वह फर्क पैदा करता है जिससे एक छोटा बिजनेस असाधारण बन जाता है। यही वह सोच है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है और आपके क्लाइंट्स को आपको छोड़कर कहीं और ना जाने देती है। चैप्टर 9 स्केलेबल सिस्टम्स कंपनी ऑफ वन के दर्शन में एक सबसे अहम बात यह है कि हमें फिजिकल एक्सपेंशन की बजाय इंटेलिजेंट स्केलेबिलिटी को अपनाना होता है, यानी ऐसे सिस्टम और प्रक्रियाएं बनानी होती हैं जो हमारी जगह काम कर सकें, हमें रिलायबल बनाएं और बिना टीम बढ़ाएं, बिना ऑफिस खोले, बिना भारी इन्वेस्टमेंट किए ही हमारा बिजनेस अधिक प्रभावी बना सके। पॉल जार्विस इस अध्याय में हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस की असली ताकत इसकी स्केलेबिलिटी में नहीं बल्कि उस स्केलेबिलिटी को कैसे डिजाइन किया गया है इसमें होती है। स्केलेबल सिस्टम्स का मतलब है कि आप किसी भी फिजिकल संसाधन को बढ़ाए बिना ज्यादा ग्राहकों को सेवा दे सकते हैं। मान लीजिए आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हैं, एक कोर्स, एक ई बुक या एक ऐप। यह एक बार बनता है लेकिन हजारों लाखों बार बेचा जा सकता है। इसी को कहते हैं स्केलेबल। यह समय, ऊर्जा और संसाधनों के सही इस्तेमाल से बना मॉडल है। जब आप हर क्लाइंट के लिए अलग से काम करते हैं तब आप अपनी ऊर्जा को बांटते हैं, लेकिन जब आप सिस्टम बनाकर एक बार की गई मेहनत से बार बार लाभ उठाते हैं तब आप असल स्केलेबिलिटी अपनाते हैं। पॉल बताते हैं कि स्केलेबिलिटी का मतलब यह नहीं कि आप हर हाल में ग्रोथ को चुनें। बहुत सारे बिजनेस इस दौड़ में अपनी पहचान ही खो देते हैं। वे एक बड़े क्लाइंट को खुश करने के लिए अपने मूल सिद्धांतों से समझौता करते हैं और फिर उसी क्लाइंट पर निर्भर हो जाते हैं। ये डिपेंडेंसी उन्हें कमजोर बनाती है, न कि मजबूत। इसके विपरीत एक सच्ची कंपनी ऑफ वन यह समझती है कि ग्रोथ एक ऑप्शन है, कोई जरूरत नहीं। अगर आप स्केलेबल सिस्टम्स बनाते हैं तो आप उतना ही काम कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं और उतनी ही इनकम बना सकते हैं जितनी आपके लिए पर्याप्त है। इस अध्याय में पॉल कई उदाहरण देते हैं, जैसे एक वेब डिजाइनर जो हर क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाने की बजाय एक ऐसी थीम डेवलप करता है जिसे हजारों लोग खरीद सकते हैं, या एक लेखक जो ब्लॉग पोस्ट के जरिए अपना कोर्स बेचता है जो अपने आप चलता है। इन उदाहरणों में एक कॉमन तत्व है ऑटोमेशन, रिपीटेबिलिटी और डिजाइनिंग फॉर स्केलेबिलिटी। ये सिस्टम्स इंसान की जगह नहीं लेते, लेकिन उन्हें उन चीजों से मुक्त कर देते हैं जो हर दिन दोहराने वाली और ऊर्जा खपत करने वाली होती हैं। एक और अहम बात जो पॉल इस अध्याय में कहते हैं वो ये कि स्केलेबिलिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं आती बल्कि माइंडसेट से आती है। एक सोलोप्रेन्योर जब यह मान लेता है कि उसे हर काम खुद नहीं करना है और वह दूसरों को काम सौंपने या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने को तैयार होता है, तभी असली स्केलेबिलिटी संभव होती है। उदाहरण के लिए एक SaaS प्रोडक्ट, SaaS बनाने वाला इंसान यदि यह सोचता है कि हर सपोर्ट ईमेल का जवाब उसे ही देना है तो वह जल्द ही थक जाएगा। लेकिन अगर वह फेकी चैटबॉट या वीडियो ट्यूटोरियल्स के जरिए ग्राहकों की मदद करता है तो यह एक स्केलेबल तरीका बन जाता है। पॉल यहाँ हमें यह भी याद दिलाते हैं कि स्केलेबिलिटी केवल ग्राहकों की सेवा को आसान बनाने के लिए नहीं है बल्कि हमें अपनी जिंदगी में संतुलन लाने के लिए भी है। अगर हम हर रोज वही काम करते रहेंगे तो हम कभी अपने बिजनेस पर काम नहीं कर पाएंगे, हम हमेशा उसमें ही उलझे रहेंगे। लेकिन अगर हम सिस्टम्स बनाएं तो हम फ्री हो सकते हैं, रचनात्मक होने के लिए, रणनीतिक सोचने के लिए या बस एक दिन छुट्टी लेने के लिए। यही असली फ्रीडम होती है जो बहुत सारे बड़े बिजनेस के मालिकों के पास भी नहीं होती। इस अध्याय में एक और दिलचस्प अवधारणा सामने आती है, प्रॉफिट ओवर प्रेजेंस। पॉल कहते हैं कि हर जगह मौजूद रहना जरूरी नहीं है। आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होने की जरूरत नहीं, हर ट्रेंड में शामिल होने की जरूरत नहीं,
आपको वहां होना चाहिए जहां आपके ग्राहक हैं, और वहां पर आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो आपके बिना भी काम कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक ईमेल सीरीज है जो हर नए सब्सक्राइबर को ऑटोमेटिक भेजी जाती है और उसे आपकी सर्विस या प्रोडक्ट की ओर ले जाती है, तो यह एक स्केलेबल मार्केटिंग सिस्टम है। पॉल हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि What can I systematize today that will give me more time tomorrow? क्या आप अपनी बुकिंग प्रक्रिया ऑटोमेट कर सकते हैं? क्या आप कस्टमर सपोर्ट के लिए एक हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप हर बार एक जैसे सवालों का जवाब देने के लिए एक वीडियो बना सकते हैं? ये सब छोटे छोटे कदम हैं जो मिलकर एक बड़ा फर्क बनाते हैं। अंततः पॉल इस अध्याय को एक स्पष्ट संदेश के साथ समाप्त करते हैं। बिजनेस को बड़ा बनाना ही सफलता नहीं है, बल्कि उसे स्मार्ट बनाना जरूरी है। स्केलेबल सिस्टम्स आपको फिजिकल रूप से विस्तार करने की जरूरत से मुक्त करते हैं। आप अकेले होकर भी हजारों लोगों को सर्व कर सकते हैं अगर आपके पास सही सिस्टम्स हैं, और यही असली कंपनी ऑफ वन की ताकत है, छोटे रहकर भी गहराई से प्रभाव डालना। चैप्टर 10 टीच एवरीथिंग यू नो कंपनी ऑफ वन का अगला पड़ाव हमें एक ऐसे सिद्धांत से जोड़ता है जो देखने में तो सीधा साधा लगता है, मगर जब आप इसे गहराई से अपनाते हैं तो यह आपकी पहचान, आपका ब्रांड और आपका बिजनेस मॉडल सब कुछ बदल सकता है। पॉल जार्विस इस अध्याय में कहते हैं कि अगर आप कुछ जानते हैं तो उसे दूसरों को सिखाइए। इसे वे कहते हैं टीच एवरीथिंग यू नो। यही वो लाइन है जिससे ये पूरा अध्याय शुरू होता है, और यही इसकी आत्मा है। हम अक्सर मानते हैं कि जो ज्ञान हमने बड़ी मेहनत से कमाया है उसे सिर्फ हमारे लिए ही रखना चाहिए। हो सकता है हम ये सोचें कि अगर हम सब कुछ सिखा देंगे तो हमें कौन हायर करेगा, कौन हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेगा। लेकिन पॉल इस सोच को पूरी तरह पलटते हैं। उनका मानना है कि सिखाना न केवल एक सेवा है, बल्कि यह एक कम्युनिकेशन टूल भी है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है, और सबसे बढ़कर यह ट्रस्ट बनाने का सबसे असरदार तरीका है। जब आप सिखाते हैं तो लोग आपको एक अथॉरिटी मानते हैं। वो मानते हैं कि आप इस क्षेत्र के जानकार हैं, और जब कोई आपको भरोसे की नजर से देखता है तो उसके लिए आपसे कुछ खरीदना बहुत सहज हो जाता है। पॉल इस अध्याय में एक बेहद दिलचस्प बात कहते हैं कि आपको विशेषज्ञ बनने के लिए एक डिग्री या किसी संस्थान से मान्यता नहीं चाहिए। अगर आपने अपने अनुभवों से कुछ सीखा है, अगर आप किसी प्रक्रिया को दूसरों से बेहतर समझते हैं, अगर आपने कोई गलती की और उससे सीखा है, तो आप सिखाने के लिए पर्याप्त हैं। और यह सिखाने की प्रक्रिया आपके काम में पारदर्शिता भी लाती है, जिससे ग्राहक आपसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। यहाँ पॉल एक पर्सनल उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने वेब डिजाइनिंग के शुरुआती दिनों में अपने ब्लॉग के जरिए छोटे छोटे टिप्स और कोडिंग ट्रिक्स शेयर करनी शुरू की। वह न तो कोई प्रोफेसर थे, न ही कोई कोर्स बेच रहे थे, लेकिन उनकी ईमानदारी, निरंतरता और बिना किसी दिखावे के सिखाने की शैली ने उन्हें एक ऐसा दर्शक वर्ग दिया जो उनके क्लाइंट्स में बदल गया। उन्होंने लोगों को ये नहीं बताया कि मुझे हायर करो, बल्कि उन्होंने उन्हें इतना सिखाया कि लोग खुद कहने लगे, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? इस अध्याय का एक केंद्रीय विचार यह भी है कि सिखाने के लिए जरूरी नहीं कि आप सब कुछ जानें। आप किसी चीज को सीखते हुए भी उसे सिखा सकते हैं। इस प्रक्रिया को पॉल कहते हैं लर्न इन पब्लिक। जब आप किसी नई चीज को सीखते हुए अपने नोट्स, अपने निष्कर्ष और अपने संघर्ष दूसरों से साझा करते हैं, तो लोग आपको एक फेलो लर्नर की तरह देखते हैं, एक ऐसा इंसान जो उनकी तरह ही है, बस एक कदम आगे चल रहा है। और यही वो जुड़ाव पैदा करता है जो किसी भी ब्रांड की नींव बन सकता है। पॉल यहाँ पर एक और शानदार बात कहते हैं कि इंफॉर्मेशन डजंट वांट टू बी फ्री, बट इट डज वांट टू बी शेयर्ड। मतलब यह नहीं कि हर चीज मुफ्त होनी चाहिए, लेकिन जानकारी का मूल्य तब बढ़ता है जब उसे फैलाया जाता है। और इस फैलाव के जरिए ही एक कंपनी ऑफ वन अपनी रीच और प्रभाव बढ़ा सकती है, बिना भारी खर्च किए, बिना किसी एजेंसी के, सिर्फ अपने विचारों और शिक्षण की ताकत से। इस अध्याय में कुछ टेक्निकल दृष्टिकोण भी सामने आते हैं, जैसे कि आप कैसे अपने सिखाने की प्रक्रिया को स्केलेबल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप ब्लॉग पोस्ट्स लिख सकते हैं, ईमेल कोर्स बना सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस तैयार कर सकते हैं, ई बुक्स पब्लिश कर सकते हैं या ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं। ये सारे माध्यम एक बार का इनपुट लेते हैं और बार बार आउटपुट दे सकते हैं। यही तो स्केलेबिलिटी है, यही स्मार्ट वर्क है। पॉल यहाँ स्पष्ट करते हैं कि टीचिंग का मतलब केवल कोचिंग नहीं होता। इसका मतलब यह भी है कि आप अपने काम करने के तरीकों, अपने टूल्स, अपनी प्रक्रियाओं, अपने केस स्टडीज को लोगों से साझा करें। यह दिखाना कि आप क्या सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, कहाँ गलती करते हैं,
और कैसे सुधार करते हैं। यह सब कुछ लोगों को न सिर्फ सिखाता है बल्कि ये आपके ब्रांड को एक इंसानी टच भी देता है। इस अध्याय का एक और खूबसूरत संदेश यह है कि सिखाना एक रचनात्मक अभ्यास है। जब आप किसी विचार को स्पष्ट तरीके से समझाकर दूसरों को बताते हैं तो वह विचार आपके भीतर और गहराई से बैठ जाता है। आप जो सिखाते हैं वो आपको भी मजबूत बनाता है, और जब आप यह आदत बना लेते हैं कि हर बार कुछ नया सीखें और उसे दूसरों से शेयर करें तो आपका दायरा लगातार बढ़ता चला जाता है। आप स्टैग्नेंट नहीं रहते, आप हमेशा ग्रो करते हैं, सीखने में भी, सिखाने में भी और कमाने में भी। पॉल इस अध्याय में एक वार्निंग भी देते हैं कि सिखाना सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक बनकर ना रह जाए। अगर आप केवल इसलिए सिखा रहे हैं ताकि लोग आपसे कुछ खरीदें तो वो दिख जाता है। आपकी ईमानदारी, आपका इरादा, सब कुछ लोगों को महसूस होता है। इसीलिए आपको अपने सिखाने की प्रक्रिया को दिल से अपनाना होगा। आपको जेन्युइनली लोगों की मदद करनी होगी, और जब आप ऐसा करते हैं तो लोग नेचुरली आपकी ओर आकर्षित होते हैं। पॉल अंत में हमें कुछ बेहद व्यावहारिक और एक्शन योग्य सलाहें देते हैं, जैसे कि एक जगह बनाई जाए, एक वेबसाइट, एक न्यूज़लेटर, एक यूट्यूब चैनल जहां आप नियमित रूप से अपने ज्ञान को साझा कर सकें। इसके अलावा फीडबैक लेना और लोगों की समस्याओं को सुनना भी उतना ही जरूरी है, ताकि आप वही सिखा सकें जिसकी वास्तव में जरूरत है। यही कनेक्शन बनाता है, यही कम्युनिटी बनाता है, और यही लॉन्ग टर्म ट्रस्ट पैदा करता है। अंततः इस अध्याय का सार यही है कि किसी कंपनी ऑफ वन के लिए टीचिंग केवल एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक ताकत है। यह उसे बड़े ब्रांड्स से अलग करती है, यह उसे अपने दर्शकों से जोड़े रखती है, और यह उसे वह स्वतंत्रता देती है जो वह चाहता है, खुद के नियमों पर काम करने की, अपने टाइम को खुद मैनेज करने की, और अपने बिजनेस को ऐसे आकार देने की जो न सिर्फ टिकाऊ हो बल्कि संतोषजनक भी हो। चैप्टर 11, प्रॉपरली यूटिलाइजिंग ट्रस्ट एंड स्केल। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, दो शब्द अक्सर सुनाई देते हैं, ट्रस्ट यानी विश्वास और स्केल यानी विस्तार, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें अलग अलग दुनिया समझते हैं। पॉल जार्विस इस अध्याय में यही समझाते हैं कि कैसे एक कंपनी ऑफ वन इन दोनों को मिलाकर एक शक्तिशाली सिस्टम बना सकती है, बिना अपने मूल्यों और स्वतंत्रता को खोए हुए। वह बताते हैं कि जहां पारंपरिक बिजनेस मॉडल्स में स्केल का मतलब होता है हर चीज को बड़ा करना, वहीं एक कंपनी ऑफ वन के लिए स्केल का मतलब है बुद्धिमत्ता से सिस्टम बनाना ताकि कम संसाधनों में ज्यादा असर पैदा हो, और सबसे जरूरी चीज ग्राहकों का भरोसा कभी न टूटे। पॉल की राय में आज के डिजिटल युग में लोगों का भरोसा जीतना किसी प्रोडक्ट बेचने से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया, फेक न्यूज, खराब कस्टमर सर्विस और ट्रस्ट ब्रेकिंग मार्केटिंग ने लोगों को सतर्क बना दिया है। अब उपभोक्ता केवल शब्दों पर नहीं कार्यों पर यकीन करते हैं। इसलिए एक कंपनी ऑफ वन के रूप में यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों, प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर भरोसा करें, तो आपको पारदर्शिता, ईमानदारी और लगातार भरोसेमंद प्रदर्शन करना होगा। विश्वास एक दिन में नहीं बनता, यह समय लेता है, और एक बार टूटा तो दोबारा पाना और भी मुश्किल होता है। ट्रस्ट को मजबूत करने का सबसे असरदार तरीका है कस्टमर एक्सपीरियंस में उत्कृष्टता। जब आप अपने ग्राहकों को महसूस कराते हैं कि वे आपके लिए सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि एक इंसान है जिनकी जरूरतें, समस्याएं और उम्मीदें हैं, तभी आप उनके दिल में जगह बना सकते हैं। पॉल बताते हैं कि जब एक ग्राहक को महसूस होता है कि आपने उनकी बात सुनी, समझी और उस पर प्रतिक्रिया दी, तो वे सिर्फ बार बार खरीदारी ही नहीं करते बल्कि दूसरों को भी लाते हैं। यही वो ट्रस्ट है जिसे स्केल किया जा सकता है, न कि सिर्फ फेसबुक एड्स और वायरल कंटेंट से। इसके बाद पॉल बात करते हैं स्केलिंग की। अब तक हमने स्केल को एक नेगेटिव शब्द के रूप में देखा, खासकर जब बात कंपनी ऑफ वन की हो, लेकिन इस अध्याय में लेखक साफ करते हैं कि स्केलिंग बुरा नहीं है अगर आप उसे सही तरीके से अपनाएं। पारंपरिक स्केलिंग का तरीका है स्टाफ जोड़ना और संसाधन खरीदना और ऑफिस खोलना, लेकिन एक स्मार्ट कंपनी ऑफ वन स्केल करती है सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस के जरिए, नॉट बाय एडिंग मोर पीपल। आप ऑटोमेशन के जरिए कस्टमर ऑनबोर्डिंग, फीडबैक कलेक्शन, पेमेंट सिस्टम्स और बहुत सारी रेपिटेटिव एक्टिविटीज को संभाल सकते हैं। इससे आप अपने समय का इस्तेमाल क्रिएटिव और मूल्यवान कार्यों में कर सकते हैं। स्केल करने का मतलब अब यह नहीं रह गया कि आपको 50 लोगों की टीम चाहिए। आज ज़ापियर, नोशन, कन्वर्टकिट, स्ट्राइप और एयरटेबल जैसे टूल्स के जरिए आप एक पूरी मिनी कॉर्पोरेशन अकेले चला सकते हैं। और सबसे अहम बात, आप अपने क्लाइंट्स या ग्राहकों के लिए यह अनुभव कभी भी खराब नहीं होने देते। पॉल हमें एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं, एक कंसल्टेंट का जिसने स्केलिंग का मतलब समझा सिस्टम बनाने से, न कि स्टाफ जोड़ने से। उस व्यक्ति ने अपने क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए
एक ऑटोमेटेड ईमेल सीरीज तैयार की, जहां हर क्लाइंट को शुरुआत से लेकर प्रोजेक्ट डिलीवरी तक की पूरी प्रक्रिया पहले से समझा दी जाती थी। इससे उसे हर बार वही बातें दोहराने की जरूरत नहीं पड़ी और क्लाइंट का अनुभव भी बेहतर हुआ, क्योंकि उसे पारदर्शिता और स्पष्टता मिली। और बताते हैं कि स्केलिंग का दूसरा पहलू है इंसानी कनेक्शन को बरकरार रखना। ज्यादातर बड़े ब्रांड जब स्केल करते हैं तो वे अपने ग्राहकों से दूरी बना लेते हैं। हेल्प डेस्क, बॉट्स, कॉल सेंटर सब ऑटोमेशन में बदल जाता है और ग्राहक खुद को अनदेखा महसूस करते हैं। एक कंपनी ऑफ वन इस जाल में नहीं फंसती, वह ऑटोमेशन और इंसानी टच के बीच संतुलन रखती है। उदाहरण के तौर पर ऑटोमेटेड ईमेल्स भेजे जा सकते हैं, लेकिन उन ईमेल्स में आपका व्यक्तिगत स्पर्श होना चाहिए। लोग महसूस करें कि उनके पीछे कोई असली इंसान है, कोई जो उनकी परवाह करता है। एक और बड़ी सीख जो पॉल इस अध्याय में साझा करते हैं वो है बिल्डिंग इन पब्लिक की शक्ति। जब आप अपने बिजनेस की ग्रोथ, सफलताएं, असफलताएं और फैसले पारदर्शी ढंग से सोशल मीडिया या अपने न्यूज़लेटर के जरिए साझा करते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। वे सिर्फ आपके कस्टमर नहीं रहते, बल्कि आपके मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। यही ट्रस्ट को स्केल करना है, नंबर नहीं रिश्ते बढ़ाना। पॉल इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि कभी कभी ट्रस्ट का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आता है जब आप कोई गलती करते हैं, और सच यह है कि गलती होना तय है, चाहे आप कितने भी सावधान क्यों ना हो। लेकिन फर्क यह करता है कि आप उस गलती को कैसे संभालते हैं। क्या आप बहाने बनाते हैं या फिर आप सामने आकर ईमानदारी से माफी मांगते हैं और सुधार का प्रयास करते हैं। एक कंपनी ऑफ वन के रूप में आप जब अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो लोग आपको एक इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं, नॉट जस्ट अ ब्रांड। और यही है असली विश्वास का बीज। एक और दिलचस्प पहलू जिस पर पॉल बात करते हैं वो है प्राइसिंग। वह कहते हैं कि सस्ते दामों से विश्वास नहीं बनता, बल्कि कभी कभी कम दाम आपके ब्रांड पर संदेह पैदा कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट या सेवा मूल्यवान है तो उसे उचित दाम पर बेचना ही ट्रस्ट की असली परीक्षा है। जब आप खुद को और अपने काम को महत्व देते हैं तो ग्राहक भी आपकी काबिलियत पर भरोसा करते हैं। सस्ते में काम देना विश्वास नहीं बनाता, क्वालिटी और ईमानदारी से बना काम ही असली ब्रांड बनाता है। पॉल अंत में एक जरूरी बात पर आते हैं, ट्रस्ट और स्केल का असली लक्ष्य है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, ना कि वन टाइम सेल्स। आपकी मार्केटिंग का फोकस सिर्फ एक बार बेचने का नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा अनुभव देना होना चाहिए कि ग्राहक दोबारा लौटे और दूसरों को भी लेकर आए। यही सस्टेनेबल बिजनेस है, यही है असली स्केलेबिलिटी, जहां आप धीरे धीरे लेकिन ठोस नींव के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां आपका बिजनेस आज भी आपके नियंत्रण में है और कल भी रहेगा। कंपनी ऑफ वन का मूल उद्देश्य ही यह है कि आप जितना जरूरी हो उतना ही बढ़ें, ना कम ना ज्यादा। स्केल तभी करें जब वह आपके ग्राहकों को और आपके खुद के जीवन को बेहतर बनाए। ट्रस्ट तभी बनेगा जब आप अपने शब्दों और कार्यों में सामंजस्य रखेंगे, और अंततः यही ट्रस्ट होगा जो आपको एक सस्टेनेबल, फ्री और संतुलित बिजनेस देगा जो आपकी सेवा करेगा, न कि आपको उसकी। चैप्टर 12 लॉन्चिंग एंड इटरेटिंग इन टाइनी स्टेप्स एक ऐसा समय था जब किसी नए बिजनेस या प्रोडक्ट को लॉन्च करना किसी पर्वत पर चढ़ने जैसा लगता था। महीनों की प्लानिंग, भारी भरकम बजट, बड़ी बड़ी मार्केटिंग रणनीतियां और हर चीज को परफेक्ट बना देने की दीवानगी। लेकिन पॉल जार्विस इस विचारधारा से पूरी तरह असहमत है। उनका मानना है कि आज के जमाने में सबसे समझदारी की बात यह है कि हम चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में लॉन्च करें, उन्हें लगातार परखें और जरूरत के मुताबिक बदलाव करते रहें। यह वही माइंडसेट है जिसे वह लॉन्चिंग एंड इटरेटिंग इन टाइनी स्टेप्स कहते हैं, यानी धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ना। कंपनी ऑफ वन का मतलब सिर्फ छोटा रहना नहीं है, बल्कि चतुराई से सोचना है। इसका एक अहम हिस्सा यह भी है कि आप अपने आइडिया को तब तक मत रोको जब तक वह परफेक्ट न बन जाए, क्योंकि सच यह है कि परफेक्ट कभी होता ही नहीं। हर उत्पाद, हर सेवा, हर पहल एक यात्रा है जो तब शुरू होती है जब आप पहली बार उसे दुनिया के सामने पेश करते हैं। और उस शुरुआत का आकार छोटा हो सकता है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है अगर वह सही इरादे और सही तरीके से किया जाए। पॉल बताते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब लीन स्टार्टअप मॉडल को अपनाती हैं, जो कि छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ने और लगातार फीडबैक के आधार पर प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की बात करता है। लेकिन कंपनी ऑफ वन के लिए यह और भी अधिक जरूरी है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति सीमित संसाधनों के साथ अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी पर ही निर्भर होता है। ऐसे में वो यह रिस्क नहीं ले सकता कि महीनों की मेहनत के बाद वो कोई ऐसी चीज लॉन्च करे जो मार्केट में न चले। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आइडिया का एक छोटा संस्करण बनाएं,
जिसे MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहा जाता है। यह ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें सिर्फ उतनी ही विशेषताएं होती हैं जितनी की जरूरी हैं ताकि लोग उसका उपयोग कर सकें और उस पर प्रतिक्रिया दे सकें। यह फीडबैक फिर आपके लिए एक अमूल्य संपत्ति बन जाती है, क्योंकि यही आपको बताता है कि आगे क्या बदलना है, क्या जोड़ना है और क्या हटा देना है। पॉल एक उदाहरण देते हैं जब उन्होंने खुद एक नया कोर्स लॉन्च करना चाहा। उन्होंने महीनों तक स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कैमरा सेटअप पर खर्च नहीं किया और न ही पहले दिन से परफेक्ट वीडियो बनाने की कोशिश की। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ एक ईमेल लिस्ट बनाई, एक लैंडिंग पेज बनाया और पूछा कि क्या लोग इस कोर्स में दिलचस्पी रखते हैं। जब कुछ 100 लोगों ने साइन अप किया, तब उन्होंने कोर्स को बनाना शुरू किया और यह कोर्स धीरे धीरे हफ्ते दर हफ्ते फीडबैक के आधार पर तैयार हुआ। इस प्रक्रिया के 2 बड़े फायदे हैं। पहला, आपको मार्केट में असली डिमांड का अंदाजा हो जाता है और दूसरा, आप अपने संसाधनों को केवल उसी दिशा में लगाते हैं जहां कुछ संभावनाएं होती हैं। आप फिजूल की मेहनत और पैसे दोनों से बचते हैं। कई लोग इस विचार से डरते हैं कि अगर हम कोई अधूरा या सीमित संस्करण पेश करें तो लोग क्या सोचेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग तब तक परवाह नहीं करते जब तक उन्हें कोई वैल्यू नहीं मिलती। और अगर आप शुरुआत में ही पारदर्शी होकर उन्हें बता दें कि यह एक शुरुआती संस्करण है और आप उनसे फीडबैक चाहते हैं ताकि इसे बेहतर बनाया जा सके, तो यह बात उन्हें आपके प्रति और अधिक विश्वास से भर देती है। वे न केवल उपयोगकर्ता बनते हैं बल्कि सहनिर्माता भी बन जाते हैं। पॉल इस विचार को केवल तकनीकी उत्पादों तक सीमित नहीं रखते। वह कहते हैं कि चाहे आप एक लेखक हों, एक डिजाइनर हों, एक कंसल्टेंट हों या फिर एक ट्यूटर, हर कोई इस माइंडसेट को अपना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ई-बुक लिख रहे हैं तो आप पूरी किताब लिखने से पहले सिर्फ पहले 2 चैप्टर मुफ्त में ऑफर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। यदि रिस्पॉन्स अच्छा है तो आगे बढ़ें, अगर नहीं तो दिशा बदलें। इस तरीके से आप समय और मेहनत दोनों की बचत करते हैं। यह तरीका आपको एक और शक्ति देता है, एजिलिटी यानी फुर्ती से बदलाव करने की क्षमता। एक बड़ी कंपनी में जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसमें बदलाव करना किसी विशाल जहाज को मोड़ने जैसा होता है, धीमा और मुश्किल। लेकिन एक कंपनी ऑफ वन एक छोटी नाव की तरह होती है जो पलक झपकते ही दिशा बदल सकती है। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। पॉल इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि छोटी शुरुआत करने से आप डर को हावी नहीं होने देते। अक्सर हम कुछ बड़ा करने की सोच में इतने उलझ जाते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन जब आप जानते हैं कि आपको सिर्फ एक छोटा कदम लेना है तो मन में भय कम होता है और आप सहजता से आगे बढ़ते हैं। यह स्मॉल विन्स की शक्ति है जो आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। पॉल ये भी समझाते हैं कि जब आप छोटे छोटे स्टेप्स में प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो आप एक पॉजिटिव साइकिल में आ जाते हैं जहां हर फीडबैक, हर छोटा इंप्रूवमेंट, हर छोटी जीत आपके बड़े विजन की ओर एक ठोस कदम बन जाता है। इससे न सिर्फ आपका प्रोडक्ट बेहतर होता है बल्कि आपका ब्रांड भी भरोसेमंद बनता है। कंपनी ऑफ वन के लिए सबसे अहम बात यह है कि आप लगातार सीखते रहें और हर नए प्रयास से कुछ न कुछ अनुभव लेते रहें। फेलियर यहाँ कोई बड़ा झटका नहीं होता बल्कि एक सूक्ष्म संकेत होता है कि किस दिशा में बदलाव जरूरी है, और यह तभी संभव है जब आपकी प्रगति छोटे छोटे कदमों में हो। पॉल इस अध्याय का समापन करते हुए यह कहते हैं कि जब आप लॉन्च और इटरेट के इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप बिजनेस में रिस्क को कम करते हैं, अवसर को अधिक बनाते हैं और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते। आप फुर्तीले, लचीले और ग्राहक केंद्रित बन जाते हैं, जो कि किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी सफलता की कुंजी होती है, चाहे वो एक अकेले व्यक्ति की हो या किसी बड़ी टीम की। तो अगली बार जब आप किसी आइडिया के बारे में सोचें तो उसे तब तक मत टालिए जब तक वह परफेक्ट न बन जाए। उसकी एक छोटी शुरुआत कीजिए, लोगों से फीडबैक लीजिए और उसमें धीरे धीरे सुधार करते जाइए। यही कंपनी ऑफ वन का असली मंत्र है, छोटे स्टेप्स, बड़ा इम्पैक्ट। चैप्टर 13, द हिडन वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स। जब भी हम किसी भी बिजनेस की सफलता की बात करते हैं, हम अक्सर प्रोडक्ट की क्वालिटी, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी या फाइनेंशियल ग्रोथ की चर्चा करते हैं, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जो इन सब के पीछे मौन रूप से काम करता है, जिसकी अहमियत तब समझ आती है जब सब कुछ बाकी विफल हो जाए, और वो है रिलेशनशिप्स। इस अध्याय में पॉल जार्विस हमें ये सिखाते हैं कि कैसे गहरे, ईमानदार और पारदर्शी रिश्ते एक कंपनी ऑफ वन के लिए सबसे मूल्यवान संपत्ति बन सकते हैं।
और कैसे इन रिश्तों की असली ताकत लंबी दूरी तक चलने वाले बिजनेस की नींव बनती है। पॉल की बात शुरू होती है एक सिंपल लेकिन गहरे सवाल से। जब आपके पास विज्ञापन का भारी बजट नहीं, बड़ी टीम नहीं और न ही कोई इन्वेस्टर, तो आप कैसे ग्रो करेंगे? जवाब है लोगों से कनेक्ट होकर, रिश्तों के जरिए। ये रिश्ते आपके ग्राहकों से हो सकते हैं, आपके नेटवर्क से, पुराने क्लाइंट्स से या किसी ऐसे व्यक्ति से भी जो आपको सिर्फ एक बार मिला हो, लेकिन आपने उस पर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि वो जीवन भर आपके लिए एक ब्रिज बन गया। जार्विस बताते हैं कि अधिकतर बड़े ब्रांड्स शुरुआत में विज्ञापन से नहीं बल्कि वर्ड ऑफ माउथ से बड़े हुए। जब लोग आपके काम से खुश होते हैं, जब आप उन पर भरोसे की छाप छोड़ते हैं, तब वे दूसरों को आपके बारे में बताते हैं। और यह प्रक्रिया, ऑर्गेनिक ग्रोथ, सिर्फ तभी मुमकिन है जब आपका उनके साथ संबंध वास्तविक हो। और यही है रिलेशनशिप्स की हिडन वैल्यू। कंपनी ऑफ वन के संदर्भ में रिश्ते ट्रांजैक्शनल नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल होने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर ग्राहक से दोस्ती करें या हर मेल का जवाब घंटों तक दें, बल्कि इसका सार है लोगों को यह महसूस कराना कि वे सुने जा रहे हैं, उनकी परवाह की जा रही है, और वे सिर्फ एक ट्रैकिंग नंबर या अकाउंट आईडी नहीं है। जब आप अपने ग्राहकों या ऑडियंस को इंसान समझते हैं, न कि सिर्फ पेइंग कस्टमर, तब आप एक ऐसी नींव डालते हैं जिस पर विश्वास और निष्ठा की इमारत खड़ी होती है। पॉल खुद का उदाहरण देते हैं। जब उन्होंने अपनी ईमेल लिस्ट शुरू की तो उन्होंने कभी किसी को ऑटोमेटेड रिस्पांस नहीं भेजा। हर एक मेल में वो खुद का टोन रखते, कभी कभी मजाक करते, कभी कभी जीवन की छोटी कहानियां बताते, और हर उस व्यक्ति को उत्तर देते जो जवाब में कुछ लिखता था। इससे उनके पाठकों को यह एहसास हुआ कि यह एक 2-वे संवाद है, न कि सिर्फ ब्रॉडकास्ट। यही एहसास, यही अपनापन उनके बिजनेस को लगातार बिना पेड एड्स के बढ़ाता गया। रिलेशनशिप्स की शक्ति तब और स्पष्ट होती है जब आप किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। पॉल बताते हैं कि जब उन्होंने अपने SaaS प्रोडक्ट्स लॉन्च किए तो उन्होंने पहले से मौजूद नेटवर्क, उन लोगों को जिनसे वे सालों से संपर्क में थे, के जरिए बीटा टेस्टिंग, फीडबैक और फिर लॉन्च की प्रक्रिया चलाई। कोई भी कोल्ड आउटरीच नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, सिर्फ भरोसेमंद लोगों का सपोर्ट जिन्होंने उन्हें सालों से देखा, जाना और समझा था। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। उन्होंने ये नेटवर्क धीमे धीमे, ईमानदारी से और समय देकर बनाया। जब भी कोई उनसे संपर्क करता, चाहे ट्विटर पर हो या ईमेल में, उन्होंने ध्यान दिया, मूल्य दिया और सम्मान है। एक्शन बनाम कॉन्टैक्ट। बहुत सारे लोग लिंक्डइन या ट्विटर पर हजारों कॉन्टैक्ट्स तो जोड़ लेते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी असली कनेक्शन नहीं होता। वहीं दूसरी ओर एक सच्चा कनेक्शन, भले ही 10 ही क्यों ना हो, आपके लिए दरवाजे खोल सकता है, नए अवसर दिला सकता है और कठिन समय में सहारा बन सकता है। इसलिए कंपनी ऑफ वन के रूप में काम करते समय आपको संख्या की नहीं, गहराई की तलाश करनी चाहिए। एक और दिलचस्प पहलू है गिविंग फर्स्ट का सिद्धांत। पॉल बार बार यह दोहराते हैं कि जब आप बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करते हैं, तब आप एक ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं जो वापस लौटता है कई गुना होकर। हो सकता है आप किसी नए फ्रीलांसर को अपना वर्कफ्लो समझा रहे हों या किसी को बिना चार्ज किए सलाह दे रहे हों। ये छोटे छोटे कर्म आपके लिए लॉन्ग टर्म में विश्वसनीयता की मुद्रा जमा करते हैं। जब समय आता है कि आपको जरूरत होती है, वही लोग आपके सबसे बड़े प्रचारक, यूजर और सपोर्टर बनते हैं। जार्विस इस बात को स्वीकारते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप्स में निवेश करना समय की बर्बादी है, लेकिन यह सबसे गलतफहमी वाली सोच है, क्योंकि जब आपका बिजनेस लीन होता है तो आपका समय ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होता है, और उसे जहां लगाया जाए वह जगह भरोसेमंद होनी चाहिए। और सबसे भरोसेमंद निवेश होता है लोगों में। रिलेशनशिप्स सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहते, वे मानसिक संतुलन में भी सहायक होते हैं। जब आप अकेले काम करते हैं तो आइसोलेशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में यदि आपने एक मजबूत नेटवर्क, एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाई हो, तो वे न सिर्फ आपको फीडबैक दे सकते हैं बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी संभाल सकते हैं। एक ईमानदार बातचीत, एक समझदार राय या सिर्फ एक हे हाउ आर यू जैसा मैसेज, ये सब उस इकोसिस्टम को पोषण देते हैं जो आपकी कंपनी ऑफ वन को स्थायित्व देता है। अध्याय के अंत में पॉल एक दिलचस्प कहानी साझा करते हैं। उन्होंने अपने पहले कुछ ऑनलाइन कोर्सेज तब बेचे जब उन्होंने सिर्फ 200 ईमेल सब्सक्राइबर थे। उन्होंने इन सब्सक्राइबर्स को एक निजी मेल लिखा, समझाया कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं और क्यों, और उनमें से लगभग 50 लोगों ने पहला कोर्स खरीद लिया। यही है रिलेशनशिप्स की ताकत।
बिना भारी ट्रैफिक, बिना फेसबुक एड्स, सिर्फ भरोसे और संवाद के जरिए उन्होंने ऐसा किया जो बड़े ब्रांड्स भी स्ट्रगल करते हैं। अंततः पॉल हमें यह सिखाते हैं कि कंपनी ऑफ वन में रियल कैपिटल होता है, ट्रस्ट, अटेंशन एंड रिलेशनशिप्स। यह वो संपत्ति है जो कंपाउंड होती है, इंटरेस्ट देती है और कभी भी बंद नहीं होती। अगर आप इसे नर्चर करते रहें तो अगली बार जब आप किसी को थैंक यू कहें, जब आप किसी मेल का जवाब दें, जब आप किसी की मदद करें, तो यह समझिए कि आप सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं बन रहे, आप अपने बिजनेस की सबसे शक्तिशाली नींव रख रहे हैं, और वो है द हिडन वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स। चैप्टर 3, स्टेइंग स्मॉल एज एन एंड गोल। जब हम किसी बिजनेस की सफलता की कल्पना करते हैं तो अक्सर हमारा जहन एक बड़ी कंपनी की छवि खींचता है, हजारों कर्मचारी, ऊंची इमारतें, दुनिया भर में ऑफिस और अरबों की कमाई। हम यही मानते हैं कि सफलता का अर्थ है विस्तार, विकास और हर दिशा में फैलाव। लेकिन पॉल जार्विस इस सोच को उल्टा कर देते हैं। इस अध्याय में वे हमें एक नई परिभाषा से रूबरू कराते हैं। सफलता का मतलब हमेशा बड़ा बनना नहीं होता, कभी कभी छोटा रहना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यह एक विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन जब आप गहराई से सोचते हैं तो इसका तर्क बेहद ठोस और मानवीय नजर आता है। पॉल बताते हैं कि हमारे समाज में ग्रोथ का विचार गहराई से बैठा हुआ है। स्कूलों में हमें यही सिखाया जाता है, आगे बढ़ो, ऊपर जाओ, बड़ा बनो। बिजनेस स्कूलों में हर चीज की योजना ग्रोथ के आसपास घूमती है, मार्केट एक्सपेंशन, टीम बिल्डिंग, रेवेन्यू स्केलिंग, यहाँ तक कि स्टार्टअप कल्चर भी हाइपर ग्रोथ को आदर्श मानता है। लेकिन शायद ही कोई पूछता है, क्यों हमें हमेशा बढ़ते जाना है? क्या रुकना, ठहरना या जानबूझकर सीमित रहना असफलता है? इस अध्याय में पॉल इसी सोच को चुनौती देते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि स्टेइंग स्मॉल का मतलब यह नहीं है कि आप कंजूस हैं या आपको महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप जानबूझकर अपनी प्राथमिकताओं को समझते हुए अपने व्यवसाय को अपनी जीवन शैली के अनुसार आकार दे रहे हैं। आप सिर्फ इसलिए ग्रो नहीं करना चाहते क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं, बल्कि आप एक सोच समझकर लिया गया निर्णय कर रहे हैं ताकि आपका काम आपकी जिंदगी को सपोर्ट करे, ना कि उल्टा। पॉल कहते हैं कि छोटे रहकर आप ज्यादा फुर्तीले रहते हैं, निर्णय लेना तेज होता है, बदलाव के प्रति अनुकूलन आसान होता है और नियंत्रण आपके हाथ में रहता है। जहां एक बड़ी कंपनी को कोई भी बदलाव लागू करने में महीनों लग सकते हैं, एक कंपनी ऑफ वन उसी निर्णय को एक दिन में ले सकती है। इसका मतलब है कि आप बाजार की नब्ज को समझते हुए अपने अनुसार दिशा बदल सकते हैं, और यही प्रतिस्पर्धा में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। यहाँ वे एक बहुत दिलचस्प बात करते हैं, बड़ी कंपनियां अक्सर बड़ी बनी रहने के लिए संघर्ष करती हैं। जैसे जैसे उनकी लागत बढ़ती है, कर्मचारियों की तनख्वाह, ऑफिस किराया, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी व्यवस्थाएं, वैसे वैसे उन पर दबाव बढ़ता है कि वे निरंतर मुनाफा बनाए रखें, चाहे इसके लिए उन्हें अपने मूल्यों से समझौता क्यों न करना पड़े। दूसरी ओर एक छोटा बिजनेस अगर समझदारी से चलाया जाए, कम संसाधनों में अधिक टिकाऊ हो सकता है, क्योंकि उसका ध्यान प्रॉफिट पर नहीं, पर्पस और फ्रीडम पर होता है। पॉल बताते हैं कि स्टेइंग स्मॉल एक रणनीतिक निर्णय हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लेखक हैं और आप हर साल कुछ ही किताबें प्रकाशित करना चाहते हैं ताकि आप गहराई से लिख सकें और अपने पाठकों के साथ जुड़ सकें, तो आपके लिए छोटा रहना ही बेहतर है। या यदि आप एक कोच हैं और हर महीने बस 10 क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं ताकि आप व्यक्तिगत रूप से हर किसी की मदद कर सकें, तो आपको स्केलिंग की जरूरत नहीं है। इन उदाहरणों में व्यक्ति जानबूझकर उस स्तर पर रुकता है जो उनके लिए संतुलन और संतोष लाता है। इस अध्याय में पॉल एक शब्द पर खास जोर देते हैं, इनफ। यह शब्द साधारण लग सकता है, लेकिन इसका भाव गहरा है। बहुत से व्यवसाय कभी यह तय ही नहीं करते कि काफी क्या है। उन्हें लगता है कि जितना अधिक पैसा उतना बेहतर, लेकिन ये सोच अंततः बर्नआउट, असंतोष और उलझन की ओर ले जाती है। इसके उलट, अगर आप तय कर लें कि आपके लिए कितना काफी है, कितना इनकम, कितना क्लाइंट वर्क, कितना फ्री टाइम, तो आप एक ऐसी लाइफ डिजाइन कर सकते हैं जो आपको सुकून दे, तनाव नहीं। पॉल एक दिलचस्प तथ्य सामने रखते हैं, बहुत से लोग जो सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, वे आखिरकार वही काम करने लगते हैं जिससे उन्हें शुरुआत में खुशी मिलती थी। कई मशहूर उद्यमी जिन्होंने बड़ी कंपनियां खड़ी की, अंततः सब कुछ छोड़कर एक साधारण जीवन की ओर लौटते हैं। वे वापस छोटे रचनात्मक प्रोजेक्ट्स, परिवार के साथ समय बिताने और गहराई से सीखने की ओर मुड़ते हैं। इसका कारण यही है कि विशालता में अक्सर सादगी खो जाती है।
और उस सादगी में ही असली खुशी होती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि छोटा रहना डरपोक होना नहीं है, बल्कि यह साहसिक निर्णय है। यह उस भीड़ के विरुद्ध जाने का निर्णय है जो सिर्फ बढ़ने में विश्वास रखती है। पॉल यह स्वीकार करते हैं कि यह रास्ता आसान नहीं है। यहाँ आपको लगातार खुद से पूछना पड़ता है कि आपके लिए क्या मायने रखता है, और क्या आप दूसरों की नज़र में बड़े दिखने की चाह में अपने असली मूल्य तो नहीं खो रहे। यह रास्ता आत्मनिरीक्षण का है, निर्णय लेने का है, और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने का है। वे यह भी बताते हैं कि कंपनी ऑफ वन के मॉडल में छोटा रहना एक स्थायी रणनीति हो सकती है, न कि सिर्फ शुरुआत की अवस्था। पारंपरिक सोच कहती है कि हर बिजनेस छोटा शुरू करता है और फिर बड़ा होता है, लेकिन कंपनी ऑफ वन कहती है कि छोटा शुरू करो और वहीं रहो। अगर वही स्तर तुम्हारे लिए सही है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अगर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बेचकर हर साल 10 लाख कमा रहे हैं और साथ ही अपने परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रहे हैं और मनपसंद काम कर पा रहे हैं, तो क्या आपको वाकई 10 करोड़ कमाने की जरूरत है? अगर वो आपको इन सब से दूर कर दे? पॉल यह भी समझाते हैं कि छोटे रहकर आप अपने ग्राहकों से बेहतर जुड़ाव बना सकते हैं। उन्होंने कंपनी ऑफ वन को एक बिजनेस के रूप में नहीं, बल्कि एक दर्शन के रूप में अपनाया है। उनके लिए यह सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जहां काम और जीवन एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंद भी नहीं। यह अध्याय सिर्फ एक प्रेरणादायक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि सफल होने के लिए उन्हें भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा, जो मानते हैं कि जितना बड़ा उतना अच्छा। पॉल की कहानी यह सिद्ध करती है कि कभी कभी सही रास्ता वो होता है जो भीड़ से अलग हो, और वह रास्ता जो आपको आपके मूल्यों के करीब ले जाए। पॉल जार्विस की यह निजी यात्रा बताती है कि कंपनी ऑफ वन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक सजीव उदाहरण है, सचमुच जिया गया अनुभव, जो अब सैकड़ों नहीं हजारों उद्यमियों को यह समझाने में सक्षम है कि ग्रोथ की रेस में भागे बिना भी आप सफल, संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 15, आफ्टरवर्ड, नेवर ग्रो अप। जब किसी पारंपरिक बिजनेस के बारे में बात होती है तो हमारी सोच अक्सर बड़े सपनों और बड़े बनने की ओर जाती है, लेकिन पॉल जार्विस इस अंतिम अध्याय में एक और ही दुनिया की खिड़की खोलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां बड़ा बनना कोई जरूरी लक्ष्य नहीं है, जहां विकास का मतलब भौतिक विस्तार नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संतुलन और उद्देश्यपूर्ण जीवन है। नेवर ग्रो अप नाम अपने आप में एक गहरी और चुनौतीपूर्ण अवधारणा को प्रस्तुत करता है। यह विचार कि हम हमेशा बड़ा होने और आगे बढ़ने की दौड़ में क्यों लगे रहते हैं, और क्या उस दौड़ में वास्तव में कोई जीत है या नहीं। पॉल इस अध्याय की शुरुआत एक सरल लेकिन गूढ़ विचार से करते हैं। बचपन में हम जितना क्रिएटिव, स्वतंत्र और जिज्ञासु होते हैं, वही गुण बड़े होने के साथ धीरे धीरे दब जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम जानबूझकर बड़े न हों? इस सवाल का जवाब पूरे अध्याय में छिपा है, और उसका केंद्र बिंदु है कंपनी ऑफ वन का जीवन दर्शन। जार्विस बताते हैं कि बचपन की वो मासूमियत, वो निडरता और वो प्रयोग करने की इच्छा अक्सर हमें बड़े निर्णयों में सहायता करती है, अगर हम उन्हें बनाए रखें। एक कंपनी ऑफ वन का निर्माण करते समय भी यही विशेषताएं उपयोगी होती हैं। अपने रास्ते खुद बनाना, रिस्क लेने की हिम्मत रखना और समाज के तय किए हुए रास्तों को आंख मूंद कर न मानना। जार्विस यहाँ यह भी समझाते हैं कि जब हम बड़े होने की बात करते हैं तो दरअसल हम किस चीज की ओर इशारा कर रहे होते हैं। अधिक कर्मचारी रखना, अधिक राजस्व कमाना, अधिक ऑफिस खोलना, ये सब उस पारंपरिक बढ़ने की परिभाषा है जिसे समाज ने हमारे ऊपर थोपा है। लेकिन क्या वास्तव में ये चीजें सफलता की असली कसौटी हैं, या फिर ये हमारी स्वतंत्रता, मानसिक शांति और संतुलित जीवन से समझौता करने की कीमत है? जार्विस के लिए सफलता का पैमाना अलग है। वह इसे इस रूप में परिभाषित करते हैं कि क्या आप हर सुबह उठकर वही काम कर रहे हैं जो आपको अर्थपूर्ण देता है? क्या आपके पास अपने समय पर नियंत्रण है? और क्या आप उस जिंदगी को जी रहे हैं जो आप वाकई में जीना चाहते हैं? यह अध्याय मूल रूप से उस मानसिक आजादी की बात करता है जिसे कंपनी ऑफ वन का दृष्टिकोण प्रदान करता है। पॉल बताते हैं कि उन्होंने खुद अपने करियर के दौरान कितनी बार बड़ा होने के प्रलोभन को ठुकराया है। क्लाइंट्स के लगातार प्रस्तावों के बावजूद उन्होंने अपनी सीमाओं को समझा और स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि बड़े होने की राह उनके मूल्य और उनकी स्वतंत्रता के विरुद्ध जाती। उन्होंने सीखा कि ना कहना भी एक कला है, और अक्सर ना कहना ही असली विकास की निशानी है, क्योंकि तब आप अपने लिए, अपने समय के लिए और अपने विजन के लिए जिम्मेदार होते हैं।
जार्विस यह भी स्वीकार करते हैं कि कंपनी ऑफ वन बनना हर किसी के लिए नहीं है। यह मॉडल हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री या हर परिस्थिति पर लागू नहीं हो सकता, लेकिन यह विचार हर उस इंसान के लिए महत्वपूर्ण है जो यह मानता है कि बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को साकार करने का माध्यम भी हो सकता है। इस दृष्टिकोण में एक गहरा मूल्य है अपने काम में स्वतंत्रता और उद्देश्य की खोज। एक कंपनी ऑफ वन होना सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि यह एक जीवन शैली है। ऐसी जीवन शैली जो नियंत्रण, स्पष्टता और उद्देश्य को प्राथमिकता देती है। जार्विस की सबसे शक्तिशाली बात इस अध्याय के अंत में आती है, जब वे कहते हैं कि बड़ा मत बनो अगर तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। अपने जीवन और काम का पैमाना खुद तय करो, और सबसे बढ़कर उस बच्चे की तरह सोचते रहो जो हर दिन कुछ नया बनाना चाहता है, न कि उस सीईओ की तरह जो बस एक्सेल शीट्स में ग्रोथ देखना चाहता है। यह संदेश आज के शोरगुल वाले स्टार्टअप, स्केल अप और वेंचर कैपिटल ड्रिवन दुनिया में बिल्कुल अलग खड़ा होता है। जहां हर कोई यूनिकॉर्न बनने की दौड़ में है, वहां पॉल जार्विस का यह संदेश कि आप एक छोटा, शांत और संतुलित बिजनेस चलाकर भी पूर्ण रूप से सफल हो सकते हैं, बेहद शक्तिशाली बन जाता है। पॉल इस अध्याय में अपने निजी अनुभवों के साथ साथ उन लोगों की कहानियां भी साझा करते हैं जो अपनी शर्तों पर काम करते हैं, बिना इस दबाव के कि उन्हें दूसरों की तरह बनना है। यह विचार अत्यंत सशक्त है क्योंकि यह हमें खुद को बेहतर समझने, अपनी सीमाएं स्वीकार करने और अपने मूल्यों के साथ संरेखित होने की छूट देता है। नेवर ग्रो अप सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह एक आमंत्रण है, एक निमंत्रण उस जीवन की ओर जो कम हो सकता है, लेकिन गहराई में कहीं अधिक समृद्ध और संतुलित होता है। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि एक सफल जीवन और व्यवसाय जरूरी नहीं कि आकार में बड़ा हो, लेकिन वो अवश्य ही उद्देश्यपूर्ण, स्पष्ट और स्वतंत्र होना चाहिए। जार्विस इस बात पर बल देते हैं कि आपको अपने काम और जीवन को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि वह आपके लिए मायने रखे, न कि केवल दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के लिए। वह बार बार यह बात दोहराते हैं कि कंपनी ऑफ वन एक विचारधारा है और इसका पालन तभी संभव है जब आप बड़े होने की सामाजिक परिभाषा से खुद को मुक्त करें। जब आप इस विचार को आत्मसात कर लेते हैं, तब आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को अधिक नियंत्रित, शांत और अर्थपूर्ण बना सकते हैं, और यही असली सफलता है। अंत में पॉल का अंतिम संदेश यह है, कभी भी बड़ा होने की दौड़ में खुद को न खोएं, अपना रास्ता खुद बनाएं, अपने मूल्यों के अनुसार चलें और उस बच्चा बने रहने की क्षमता को कभी मत खोइए जो सीखने, बनाने और जीने की इच्छा रखता है। यही वो जीवन है, वही कंपनी है जो केवल एक व्यक्ति से शुरू होती है, लेकिन उसका प्रभाव कहीं अधिक गहरा होता है। कंपनी ऑफ वन एक ऐसी किताब है जो हमारे बिजनेस और सफलता को लेकर बनी परंपरागत सोच को पूरी तरह से पलट देती है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि बड़ी कंपनियां ही हमेशा सफल नहीं होती, और कभी कभी सबसे अच्छा कदम यही होता है कि हम छोटे बने रहें, मगर समझदारी और उद्देश्य के साथ। पॉल जार्विस ने जिस आत्मविश्वास और स्पष्टता से ये बात समझाई है, वो न केवल बिजनेस माइंड्स के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो जिंदगी को अपने नियमों के हिसाब से जीना चाहते हैं। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि ग्रोथ का मतलब सिर्फ रेवेन्यू, टीम साइज या ऑफिस स्पेस बढ़ाना नहीं है। असली ग्रोथ तो तब होती है जब हम अपने काम, अपने समय और अपने मूल्यों को बेहतर तरीके से समझते हैं और उन्हें बचाते हैं। किताब यह बताती है कि किस तरह से कम में भी बहुत कुछ हो सकता है, और क्यों जरूरी नहीं कि हर उद्यमी का सपना यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाना ही हो। इसमें बताई गई कहानियां, उदाहरण और खुद पॉल की निजी यात्रा इस बात का प्रमाण है कि स्थिरता, सरलता और स्केलेबिलिटी के बीच सही संतुलन बनाकर कैसे कोई भी व्यक्ति एक ऐसा बिजनेस बना सकता है जो न केवल लंबे समय तक चले, बल्कि उसे वो स्वतंत्रता भी दे जो किसी जॉब या पारंपरिक बिजनेस में मिलना मुश्किल होता है। हर चैप्टर एक नई सोच देता है, कभी ग्राहक को केंद्र में रखकर सोचने की, कभी अपनी पर्सनैलिटी को बिजनेस का हिस्सा बनाने की, कभी रिश्तों की अहमियत को समझने की, तो कभी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़ने की। इन सब के बीच एक गहरा मैसेज बार बार सामने आता है कि हम अपने बिजनेस के मालिक हैं और इसका आकार, दिशा और उद्देश्य हम खुद तय कर सकते हैं। किताब का आखिरी संदेश बेहद खास है, नेवर ग्रो अप, यानी अपनी उस मूल सोच को कभी मत छोड़ो जो तुम्हें इस सफर पर लेकर आई। चाहे तुम्हारी कंपनी में सिर्फ तुम अकेले हो या कुछ लोग और हों, अगर तुम अपने मूल्य, अपने काम और अपने कस्टमर्स के लिए ईमानदार हो, तो तुम पहले से ही सफलता की राह पर हो।
बड़े बनने का दबाव छोड़ो, खुद के लिए सही बनने की कोशिश करो। यही असली कंपनी ऑफ वन है।